RBI imposes Rs 3.06 crore penalty on that is B Amazon Pay India। सो Amazon जो पे इंडिया है उन पे क्या किया है, RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने एक फ़ाइन इम्पोज किया है 3.06 करोड़ का एज ए पेनल्टी। क्यों किया है? क्योंकि जो अमेज़न पे है, ठीक है, अमेजन से हम पेमेंट भी करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसे भी भेजते हैं, उसको बोलते हैं अमेजन पे, ठीक है। तो अमेजन पे जो इंडिया में वर्क कर रहा है was not complying with the direction issued by the RBI। मतलब कि जो KYC की रिक्वायरमेंट्स है, नो योर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो इशू की है गाइडलाइन बाय RBI किसकी, KYC रिक्वायरमेंट की, उनको ये पूरा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इनको 3.06 करोड़ की पेनल्टी जो है वो लगाई गई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड पेनल्टी ऑफ Rs 3.06 करोड़ ऑन Amazon पे इंडिया, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, नॉन कॉम्प्लाइंस ऑफ सर्टेन डायरेक्शन रिलेटेड टू द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड नो योर कस्टमर। मतलब कि जो प्रीपेड पहले से जो पेमेंट करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड नो योर कस्टमर, ठीक है, नो योर कस्टमर्स की जो कंडीशंस हैं उनको ये पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इनको ये फाइन जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। द पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड इन द एक्साइज पावर ऑफ द वेस्टेड इन द RBI अंडर सेक्शन 30। तो RBI का अंडर सेक्शन 30 के अकॉर्डिंगली इनको फाइन कर दिया गया है, ठीक है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जो 2007 में आया था उसके अकॉर्डिंगली इनको ये फाइन दिया गया है, ठीक है। Amazon पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज़ द ऑनलाइन पेमेंट सर्विस ओन्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट बेस्ड Amazon, ठीक है। जो हमारे पास Amazon है ना, जिससे हम सामान वगैरह मंगाते हैं, उससे हम पैसे भी भेज सकते हैं एक दूसरे के अकाउंट को, उसको बोलता है Amazon पे। तो इंडिया में जो ब्रांच एक्टिव है उसको बोलता है Amazon पे इंडिया। तो Amazon पे इंडिया के ऊपर ये जो है क्या किया गया है, 3.06 करोड़ की पेनल्टी जो है वो लगाई गई है। जो Amazon है वो करंटली कहाँ की कंपनी है, ये है यूनाइटेड स्टेट की कंपनी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये 1 अप्रैल 1935 को बना था। गवर्नर इसके शशिकांत दास है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ना, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अकॉर्डिंगली 1935 में बना था, और इसको हमने नेशनलाइज किया अपनी इंडिपेंडेंस के बाद, दैट इज़ 1949 में, और तब से लेके ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब अनुराग ठाकुर है, लॉन्च्ड युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047 फ्रॉम दैट इज़ बी रोपड़ पंजाब। तो यूथ अफेयर, स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर जी, ही इज़ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लॉन्च्ड द यूथ फेस्टिवल ऑफ इंडिया एट द रेट 2047 फ्रॉम रोपड़ पंजाब, ठीक है। रोपड़ जो पंजाब का एरिया है वहाँ से इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, यूथ फेस्टिवल इंडिया एट द रेट 2047 ही क्यों लिया है, क्योंकि तब हमारे को 100 साल हो जाएंगे, आज़ादी के पूरे 100 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर थ्रू इट्स फ्लैगशिप यूथ ऑर्गेनाइजेशन नेहरू युवा जो केंद्र संगठन है वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका नाम है युवा उत्सव इंडिया एट द रेट 2047, जो कि लॉन्च किया गया है रोपड़ पंजाब से, ठीक है। ही ऑल्सो लॉन्च्ड डैशबोर्ड, इन्होंने एक डैशबोर्ड भी लॉन्च किया है इस युवा उत्सव का। जो ये युवा उत्सव है ये कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, दैट इज़ प्रतापगढ़ यूपी में, हरिद्वार उत्तराखंड में, धार एंड होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, हनुमानगढ़ राजस्थान में, सरायकेला इन झारखंड, कपूरथला पंजाब में, जलगांव महाराष्ट्र में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, करीमनगर तेलंगाना में, पलक्कड़ इन केरला एंड कुडालोर इन तमिलनाडु। तो इन जगह में जो है ये युवा उत्सव जो है ये मनाया जाएगा। इन द फर्स्ट फेज टू सेलिब्रेट यूथ पावर, यूथ फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन 150 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। तो जितने भी हमारे पास युवा हैं उनकी पावर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन देने के लिए, उनको जगाने के लिए, ठीक है, 150 जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे के पूरे इंडिया की, वहाँ पे ये क्या होगा, इस फेस्टिवल को मनाया जाएगा अप टू 31 मार्च तक। Who has been appointed as new chief coach of Indian men hockey team, ठीक है। इंडिया की जो मैन हॉकी टीम है उसके न्यू चीफ कोच किसको नियुक्त किया गया है, दैट इज़ ए क्रेग फुलटन। तो ये क्रेग फुलटन जी हैं, ठीक है। हॉकी इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है क्रेग फुलटन को एज अ चीफ कोच ऑफ इंडियन मैन हॉकी टीम,
ठीक है। ये जो क्रेग फुलटन है ये साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। इनको हमने क्या बनाया है, न्यू कोच ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम, ठीक है। अब क्रेग फुलटन के बारे में जानते हैं। ये जो क्रेग फुलटन है ये रिप्लेस करेंगे ग्राहम रेड को, ठीक है। जो प्रीवियस हमारे कोच थे हॉकी के वो थे ग्राहम रेड, उनको ये रिप्लेस करेंगे क्रेग फुलटन, ठीक है। तो ग्राहम रेड क्या थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया जनवरी 2023 में, क्योंकि इंडिया जो है वो हार गया था वर्ल्ड कप में, जो कि उड़ीसा में हुआ था हॉकी वर्ल्ड कप। उसमें इंडिया बुरी तरह से हार गया था, मतलब कि सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचे थे। तो उसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया, हटाया गया, इन्होंने रिज़ाइन दिया ग्राहम रेड ने। उनकी जगह पे क्रेग फुलटन जो कि साउथ अफ्रीकन है, इनको क्या बनाया है, कोच बनाया है, किसका, इंडियन मेंस हॉकी टीम का, ठीक है। तो क्रेग फुलटन ने साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम से इन्होंने खेला है कब, एटलांटा 1996, एथेंस 2004 के जो ओलंपिक है, इन्होंने 2 ओलंपिक में साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने आयरलैंड की मेंस हॉकी टीम को भी कोचिंग दी है 2014 से 2018 के बीच में, और उनको रियो ओलंपिक 2016 में इन्होंने क्या करवाया था, क्वालिफाई करवाया था, ठीक है। ही ऑल्सो वॉन, ठीक है, FIH कोच ऑफ द ईयर 2015 में भी इनको मिला है विद द आयरिश टीम, जब ये आयरलैंड टीम के कोच थे, ठीक है। फुलटन हैज़ 25 ईयर ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस एंड हैज़ अर्नड 195 कैप्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीका ओवर द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि ये 2 बार के ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एटलांटा ओलंपिक जो 1996 में हुआ था, और एथेंस ओलंपिक जो 2004 में हुआ था। Which country court jails Nobel Peace Prize winner Ales Bialiatski for 10 years? तो अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, ठीक है। अब रशिया के साथ जो है वो जो बेलारूस है ना, वो रशिया के बिल्कुल एक साथ खड़ा हुआ है, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि दूसरा रशिया आपका बेलारूस ही है, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल ही बहुत ही जो सारे के सारे काम होते हैं ना रशिया बेलारूस के, वो सारे के सारे रशिया देखता है। अब आप देखो कि जहाँ पे जो ये जो कंट्रीज़ हैं ये यूक्रेन के ऊपर क्या कर रही हैं, रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर बहुत सारे जो वॉर चल रहा है, ठीक है। और बेलारूस उसको अनकंडीशनली क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है रशिया को, ठीक है। तो वहाँ के जो नोबेल पीस प्राइज़ विनर हैं उनका नाम है एलेस बियालित्स्की। तो ये तो पीस चाहते हैं, ठीक है। पीस प्राइज़ विनर तभी इनको पीस प्राइज़ मिला है, ताकि इन्होंने शांति के लिए इन्होंने क्या किया होगा, कोई ना कोई काम किया होगा। तो जो शांति वाला आदमी है वो क्या चाहेगा, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम हो। तो बस वही एक रीज़न है कि बेलारूस की जो कोर्ट है, उन्होंने नोबेल प्राइज़ विनर जो अपनी उनके वहाँ के बेलारूस के हैं नोबेल पीस प्राइज़ विनर एलेस बियालित्स्की, उनको 10 साल की जेल में उसको डाल दिया है, ठीक है। तो मार्च 3 को ये घोषणा हुई है कि नोबेल पीस प्राइज़ विनर जो है किसके लिए, एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एलेस बियालित्स्की को 10 साल की जेल जो है वो की सज़ा जो है वो सुनाई गई है। और उन्होंने इस पे चार्ज क्या लगाया है, इन्होंने इसके ऊपर चार्ज ये लगाया है कि इन्होंने पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया है, फाइनेंसिंग की है, एंड स्मगलिंग भी की है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनके ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है। $65,000 का इनको फाइन देना पड़ेगा। ये 4 साल के हैं, ठीक है। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ वियासना ह्यूमन राइट ग्रुप्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। इन 2022 में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, किसके लिए, अपना जो इन्होंने काम किया है ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। 2022 का नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है, आपने याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एलेस बियालित्स्की एंड द अदर मेंबर रिसीव्ड, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी बेलारूस में, उन्होंने ये बोला है कि एलेस बियालित्स्की एंड जो इसके साथ और मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे जो है फंड रिसीव किए लिथुआनिया से ड्यूरिंग 2016 से 2021 तक, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द बेलारूस, अगर इस तरह का कोई ऑफेंस करता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 12 साल की। बट जो हमारे पास एलेस बियालित्स्की हैं उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है, और साथ में इनको $65,000 का फाइन भी इम्पोज किया गया है। As per the Indian States Energy Transition Report, which states made the more progress in transition टू क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी है उसके जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस जो है किस स्टेट ने
की है। तो कर्नाटका और जो गुजरात है, आंसर 1 है इसका, कर्नाटका और गुजरात है, ये सबसे ज़्यादा अमंग मेजर स्टेट, मतलब कि जो बड़ी स्टेट्स हैं उनमें से ये 2 स्टेट्स जो हैं वो मोस्ट प्रोग्रेस कर रहे हैं इन ट्रांजिशन टू द क्लीन एनर्जी, मतलब कि जो क्लीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जा रहे हैं। मतलब कि हमने क्या करना है, फ्यूल वगैरह कम यूज़ करना है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ करना है, क्लीन एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना है, सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना है, पवन एनर्जी जो एयर एनर्जी है, एयर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसका हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। इसको बोलते हैं हम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, या हाइड्रोजन का हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। ठीक है, मतलब क्लीन एनर्जी मतलब जो कि CO2 एमिट नहीं करता। ठीक है, CO2 एमिट कौन करता है, पेट्रोल, डीजल, कोल, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनको क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट नहीं करते हैं। क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं सोलर वाले, सोलर पैनल, ठीक है, जो हमने पवन चक्कियाँ लगाई होती हैं, ठीक है, तो पानी से बिजली बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। तो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा आगे कौन जा रहा है, जो अडॉप्ट कर रहा है क्लीन एनर्जी को, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी को, वो है कर्नाटका एंड गुजरात। आपने इनका नाम याद रखना है। कर्नाटका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है गुजरात। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है, जो ये रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडियन स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार की है, तो आपने याद रखना है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, IEEFA ने इसको लॉन्च किया है विद EMBER। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखो, मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक फ़ोटो लगाया है। इसमें आपको देखना है कि कर्नाटका इसमें पहले स्थान पे है। किस में आपने ये देखना है कि जो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, उसको क्वार्टिल 1 में इस तरह का ब्लू मार्क है, फिर लाइट ब्लू इन क्वार्टिल 2, फिर ये तीसरे पे और चौथे पे बिल्कुल ही लाइट। ठीक है, तो पॉलिसीज़ एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स में कर्नाटका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रेडीनेस ऑफ पावर इकोसिस्टम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ पावर सिस्टम में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कौन, कर्नाटका। डीकार्बोनाइजेशन मतलब कि CO2 को कम करने के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कौन कर रहा है, कर्नाटका। तो कर्नाटका पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे गुजरात है। ठीक है, डीकार्बोनाइजेशन में जो गुजरात है वो थोड़ा कम काम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू कर्नाटका। तो इस तरह से आपने अपनी अपनी स्टेट्स के बारे में ध्यान रखना है। इनको अपनी अपनी स्टेट्स के बारे में आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा रैंक है। ठीक है, क्योंकि आपके स्टेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो ये रिपोर्ट है ये 16 स्टेट्स के बारे में थी, जिसमें 90% ऑफ इंडियाज़ एनुअल पावर रिक्वायरमेंट जो है वो यही स्टेट्स जो है वो इन्हीं स्टेट को सबसे ज़्यादा पावर्स की ज़रूरत होती है। Which city is the host of G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, दैट इज़ B, न्यू दिल्ली। सो दिल्ली में क्या हो रही है जी, आपको पता है कि G20 के प्रेसिडेंट कौन है इस बार, 2023 में इंडिया है। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन हमने इसके बारे में कर लिए हैं। ठीक है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, मतलब कि G20 के जितने भी देश हैं, ठीक है, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे आएंगे कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। फिर उनकी यहाँ पे क्या होगी, मीटिंग जो है वो हो रही है। ठीक है, तो 9 इसमें गेस्ट कंट्रीज़ भी आ रही हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड द UAE। तो 9 गेस्ट कंट्रीज़ आपने याद रखना है। G20 के देश तो आ रहे हैं, 9 अदर गेस्ट कंट्रीज़ भी आ रही हैं। ठीक है, तो G20 के मीटिंग्स के बारे में जानते हैं जो अभी भी पिछले कुछ टाइम में हुई है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज़ कोलकाता में हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पुणे में। फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चंडीगढ़ में। फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग गुवाहाटी में। फर्स्ट एनर्जी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग बेंगलुरु में। फर्स्ट एग्रीकल्चर की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग इंदौर मध्य प्रदेश में। फर्स्ट डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लखनऊ। एंड फर्स्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो हो रही है वो कहाँ पे हुई है, खजुराहो में। ये सारी की सारी G20 की मीटिंग्स हैं जो इंडिया में आजकल हुई हैं। The 4th edition of National Youth Parliament Festival, that is NYPF, begin at, that is D, न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है, 4था एडिशन हो रहा है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे नेशन में जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना ज़्यादा जानते हैं हमारी पार्लियामेंट के बारे में, उसके बारे में ये
फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? 2 मार्च 2023 से ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। इसका थीम क्या है? थीम आपने याद रखना है, आइडिया फॉर बेटर टुमारो, ठीक है, एंड इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। ये इसका क्या है? इसका थीम है। एंड ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही हो सकता है कि जो हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी डेमोक्रेसी को हमने स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पता होना चाहिए पार्लियामेंट के बारे में, और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करनी चाहिए हमारी पार्लियामेंट में। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो 87 जो स्टेट लेवल के विनर्स हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल होता है, यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, ये 3 फेजेस में होता है। डिस्ट्रिक्ट में होता है, फिर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो फिर स्टेट में जाते हैं, फिर स्टेट लेवल में जो बच्चे जीतते हैं फिर वो नेशनल लेवल पे जाते हैं, फिर जो नेशनल लेवल वाले जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए वहाँ पे एक जूरी बैठी होती है, ठीक है। जो ये हुआ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल, यहाँ पे जूरी बैठी थी। तो 87 जो स्टेट लेवल से जीते हुए जो विनर्स थे वो उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और उनमें पार्टिसिपेट करने के बाद उसके वहाँ पे क्या हुआ, नेशनल ज्यूरी यहाँ पे बैठती है, वो वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन करती है। वो देखती है कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा जो है वो अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानता है और उसको आगे ले जाने के लिए कोई कार्य कर सकता है, कोई एडवांसमेंट कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नेशनल ज्यूरी सिलेक्ट करती है, और इस तरह से विनर्स भी जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो ये 4th एडिशन था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। Who was A.M. Ahmadi and सत्यव्रता मुखर्जी who passed away। ये इन दोनों की डेथ जो है अभी अभी हुई है, ठीक है। 2 मार्च को डेथ जो हुई है वो हुई है A.M. अहमदी जी की, एंड सत्यव्रता जो मुखर्जी है उनकी जो डेथ हुई है वो हुई है 3 मार्च को, ठीक है, 2 मार्च, ठीक है। तो A.M. अहमदी जी क्या थे? ये थे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब कि पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये शायद 1994 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। और जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर है हमारे, दैट इज़ सत्यव्रता मुखर्जी जी, उनकी भी अभी डेथ हुई है। अब A.M. अहमदी के बारे में जानते हैं ये, ठीक है। फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे A.M. अहमदी, 2 मार्च को इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 91, ठीक है। अहमदी जो है वो जज थे सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट अहमदाबाद के इन 1964, ठीक है। और उसके बाद इनको जज बना दिया गया था हाई कोर्ट का इन 1976, और उसके बाद ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं 1994 में। और आपने याद रखना है ये थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, ठीक है। ये 3रे नंबर के इस तरह के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो कि मुस्लिम थे। अब सत्यव्रता मुखर्जी के बारे में जानते हैं। ही वॉज द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल यूनिट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इनकी डेथ 3 मार्च को ही कोलकाता में, ठीक है। तो ये बीजेपी के कैंडिडेट थे कृष्णानगर से सीट से इन 1999 लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है। और मुखर्जी वाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द वाजपेयी गवर्नमेंट, ठीक है, 2000 से 2002 तक। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आपने ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है ये बने थे 2002 से 2003 तक, ठीक है। उन्होंने एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी ये रह चुके थे। मुंबई's फेमस वड़ा पाव रैंक्ड डैश डैश इन द लिस्ट ऑफ द बेस्ट सैंडविचेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक लिस्ट जारी हुई है बेस्ट सैंडविचेस किस कंट्री का है और कौन सा है, ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें जो मुंबई का फेमस वड़ा पाव है, ठीक है, उसका रैंक आया है 13th, तो 13वें नंबर पे आया है कौन, वड़ा पाव, और इंडिया में ये पहले नंबर पे है, ठीक है। द लिस्ट किसने पब्लिश की है? टेस्ट एटलस नाम की एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है ये वाली क्या है, ये वाली लिस्ट इन्होंने जारी की है, ठीक है। तो ये क्रोएशिया की ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रैवल गाइड वेबसाइट है, ठीक है, उसका नाम है टेस्ट एटलस। उन्होंने ये जो लिस्ट है ये जारी की है। इसमें पहला नंबर जो आया हुआ है टर्की की जो टॉम्बिक सैंडविच है उसका पहला नंबर आया है। दूसरा नंबर पेरू की जो बुटीफारा सैंडविच है उसका आया है। 3rd नंबर आया है अर्जेंटीना का डे लोमो सैंडविच, ठीक है। तो 3रे नंबर पे ये है। और इंडिया का जो वड़ा पाव है दैट इज़ 13वां नंबर है, ठीक है। अब वड़ा पाव के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये जो वड़ा पाव है ये 1960s और 70s के बीच में एक स्ट्रीट वेंडर थे जिनका नाम है अशोक वैद्य,
उन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था, जो कि दादरा रेलवे स्टेशन पे एक क्या थे, एक स्ट्रीट वेंडर्स थे, ठीक है। इनके अंडर काफ़ी लोग काम करते थे, ठीक है। तो जो इनके अंदर के लोग भी काम करते थे, और ये स्ट्रीट वेंडर भी थे, मतलब कि स्ट्रीट में ये कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो बनाया करते थे, ठीक है। ये जो है वड़ा पाव भी बनाया करते थे, ठीक है। और ये जो वड़ा पाव है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, किसके लिए, जो स्टार्विंग जो वर्कर्स होते थे, ठीक है, जो छोटे मोटे काम करते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा भूख लगती थी, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उनकी भूख मिटाने के लिए। पोर्टेबल भी था, इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ले भी जा सकते थे, और ये काफ़ी सस्ता भी था, और बहुत ही इजी था इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो अशोक वैद्य ने रखा था, वड़ा पाव। तो वड़ा पाव कौन से नंबर पे आया है, सैंडविच, दैट इज़ बेस्ट सैंडविच में की लिस्ट में ये 13वें नंबर पे आया है। ठीक है। तो डैश डैश बिकेम्स द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज़ ए माऊगंज, ठीक है। जो माऊगंज है वो 53rd क्या बनी है, 53rd डिस्ट्रिक्ट बनी है, ठीक है, किसकी, मध्य प्रदेश की। आज तक जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी वो थी 52, और अभी जो बनेगी वो बनेगी माऊगंज, जो कि 53rd डिस्ट्रिक्ट बनेगी मध्य प्रदेश की, ठीक है। जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो तहसील माऊगंज है रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आजकल जो है वो तहसील है माऊगंज, ठीक है, किसके अंदर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये रेवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। इसको रेवा डिस्ट्रिक्ट से अलग करेंगे माऊगंज को, और इसको बनाएंगे हम डिस्ट्रिक्ट। तो ये 53rd डिस्ट्रिक्ट बनेगी स्टेट की, ठीक है। जो माऊगंज डिस्ट्रिक्ट है बॉर्डरिंग उत्तर प्रदेश के साथ ये जो है क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है। इसमें 4 तहसीलें होंगी, एक माऊगंज, एक हनुमाना, एक नाईगढ़ी और एक देवतालाब, ठीक है। तो ये 4 इसमें क्या बनेंगे, तहसील बनेगी, और इसमें जो पॉपुलेशन होगी 6 लाख से ज़्यादा जो इसमें पॉपुलेशन भी होगी। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनको जानते हैं, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एरिया दूसरे नंबर की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है कौन, मध्य प्रदेश, ठीक है। पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे राजस्थान सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश इन टर्म ऑफ लैंड एरिया, ठीक है। तो अभी इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट आई थी 2021 में, उसमें मध्य प्रदेश में सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है पूरी की पूरी कंट्री में, ठीक है। 25.14% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद रखना है, ये काफ़ी ऐसे यूपीएससी एसएससी बैंक पीयू में ऐसे इनको पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। इसके गवर्नर कौन है, मंगूभाई पटेल है। चीफ मिनिस्टर आपको पता है शिवराज सिंह चौहान है, और कैपिटल क्या है इसकी, भोपाल। Who won संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर्स बाय डिफीटिंग मेघालय। तो मेघालय पहली बार संतोष ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। अब तो संतोष ट्रॉफी आपने याद रखना है, इट इज़ एसोसिएटेड विद फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल में ये एसोसिएटेड है, नेशनल लेवल की चैंपियनशिप है। नेशनल लेवल की मतलब कि जितने हमारे पास इंडिया की स्टेट्स हैं ना, वो सारी की सारी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये नेशनल लेवल की ट्रॉफी होती है, ठीक है, गेम होती है, चैंपियनशिप होती है, जिसका नाम है संतोष ट्रॉफी। इसमें मेघालय जो है वो पहली बार जो है फाइनल में पहुंचे थे, बट इनको किसने हराया है, कर्नाटका ने इनको फाइनल में हराया, ठीक है। कर्नाटका ने जीता है संतोष ट्रॉफी का फाइनल, कौन सी बार, 54 ईयर्स के बाद इन्होंने, कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी जीती है, और इन्होंने मेघालय को 3-2 से हराया, ठीक है। मेघालय इसमें पहली बार जो है फाइनल में पहुंची थी, और इसका जो फाइनल हुआ था वो रियाद में हुआ था, किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम जो सऊदी अरेबिया में है, इनकी कैपिटल रियाद के अंदर, वहाँ पे जो है इनका फाइनल हुआ 5 मार्च को। और मेघालय टीम जो है पहली बार कब पहुंची थी, फाइनल में पहुंची थी। अब संतोष ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। संतोष ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई थी, 1941-42 में, आज़ादी से पहले ये स्टार्ट होगी थी इसका फर्स्ट एडिशन। और पहले एडिशन के जो विनर थे वो थे बंगाल, ठीक है। रनर अप कौन था, दिल्ली। और सबसे ज़्यादा बार जो संतोष ट्रॉफी जीती है वो जीती है बंगाल या फिर वेस्ट बंगाल 32 टाइम्स, और दूसरे नंबर पे है पंजाब जिन्होंने 8 बार इसको जीता है। According to International Labour Organization and UNICEF report, how many Indian states have been implemented by PM Care for Children? आपको पता है कि जब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, उनके जो ऑर्फन जो बच्चे थे जिनके माता पिता की जो है डेथ हो गई थी, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, ऑर्फन हो जाते हैं,
ठीक है। तो उनके लिए जो है ये पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, ये स्कीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हम उनको पैसे देंगे, जो ऑर्फन बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, उनके लिए क्या देंगे, पैसे देते, अनाथ बच्चे होंगे उनके लिए पैसे देंगे, उनके लिए एजुकेशन के लिए खर्चा करेंगे। तो ये सारा का सारा काम जो है इस पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन में होना था, ठीक है। तो अभी आईएलओ और यूनिसेफ की रिपोर्ट ने बोला है कि इंडिया की जो 31 स्टेट्स हैं वहाँ पे पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन जो है वो इम्प्लीमेंटेड जो है वो हो गई है, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गई है। तो आईएलओ यूनिसेफ की ये रिपोर्ट है, सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन सेड दैट 31 मतलब कि 31 जो इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ पे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। अब आपको पता, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास 31 स्टेट्स तो है ही नहीं, 28 स्टेट्स और हमारे पास 8 यूटीज़ हैं, तो ये यूटीज़ को भी ऐड करके इन्होंने स्टेट ही मान लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 31 है, ठीक है। तो जो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। जो 10,793 जो फुल ऑर्फन्स थे, मतलब कि जो चिल्ड्रन जिनके लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स, जो माता पिता जिनकी डेथ हो गई थी कोरोना के टाइम में, 10,793 इस तरह के हैं। 1,51,322 इस तरह के हैं जो हाफ ऑर्फन है, मतलब कि या तो उनकी माता की डेथ हुई है या उनके पिता की डेथ हुई है। तो इन सब को क्या होगा, इस स्कीम का फ़ायदा होगा, ठीक है। अभी तक ओनली 4,302 चिल्ड्रन को ही इस तरह की जो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन, इस तरह की सपोर्ट जो है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंडर ही मिली है, ये मानना है आईएलओ यूनिसेफ की रिपोर्ट का, ठीक है। तो बेनिफिट्स फॉर द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो 2020 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात थी कि मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो लगाया है, आपने इसको देखना है, ठीक है। लाइक गवर्नमेंट स्टैंड्स विद द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स, जिनके माता पिता जो है कोविड-19 के टाइम जो इनकी डेथ हुई है, ठीक है। जैसे ही मंथली जो चिल्ड्रन है उनको मंथली स्टाइफंड मिलेगा, कब मिलेगा, जब वो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा जो है वो उनकी उम्र हो जाएगी, ठीक है। और 10 लाख वैन दे टर्न टू द 23, और जब वो 23 साल के हो जाएंगे तब उनको 10 लाख रुपए मिलेगा। उनके लिए फ्री एजुकेशन है, ठीक है, फ्री एजुकेशन टू एंश्योर द चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रन विल बी असिस्टेड टू गेट द एजुकेशन लोन, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए उनको एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड पीएम केयर विल पे द इंटरेस्ट लोन, जो इंटरेस्ट लगेगा ना लोन के ऊपर वो सारा का सारा पीएम केयर जो है वो चुकाएगा, ठीक है। द चिल्ड्रन विल गेट फ्री हेल्थ, जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस है फ्री 5 लाख रुपए का, वो आयुष्मान भारत के अंदर जो है उनको मिलेगा जब वो 18 साल के होंगे। एंड प्रीमियम विल बी पेड बाय द पीएम केयर्स, आपको पता है कि आयुष्मान भारत का जो प्रीमियम है वो लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। इसके लिए इनको भी फ्री रखा हुआ है कि इस तरह के जो लोग हैं जिनके कोरोना में माता पिता की डेथ हुई है उनको, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के लिए, जो कि किन के लिए हैं, जो आप देख लो कि जो कोविड के टाइम में जिनके माता पिता की डेथ हुई है उन चिल्ड्रन के लिए ये जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई थी। हु विंस 2023 पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दैट इज़ ए विनोद कुमार शुक्ला। तो विनोद कुमार शुक्ला जी को कौन सा अवार्ड मिला है, दैट इज़ पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर। तो ये क्या थे, ये एक राइटर हैं, ठीक है, ये राइटर है विनोद कुमार शुक्ला। इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, जैसे नौकर की कमीज 1979, सब कुछ होना बचा रहेगा 1992। तो इस तरह की इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। उनको तो इसी के लिए इनको ये अवार्ड जो है ये दिया गया है। तो जो पेन नाबोकोव है ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनली, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ये दिया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाबोकोव जो ये विनोद कुमार शुक्ला थे, इन्होंने ये हिंदी में लिखी थी, हिंदी या जो किसी भी लैंग्वेज में लिखी होंगी, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। उसके बाद इसको वर्ल्ड के जो लोग हैं, इंटरनेशनल लोग हैं, उनको पढ़ते हैं, फिर ये देखते हैं कि क्वालिटी अच्छी है कैसी है, तो उस हिसाब से ये इंटरनेशनल जो ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड
किसके द्वारा दिया गया था? सबसे पहले 2016 में दिया गया था। पैन अमेरिका नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्लस व्लादिमीर नोबोकोव की जो लिटरेरी फाउंडेशन है, इन दोनों के साथ मिलके इन्होंने ये जो है अवार्ड देना स्टार्ट किया है, जिसका नाम है पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि इस बार मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है? सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, इसको कन्वर्ट किया हो इंग्लिश में, उनको दिया जाता है। दूसरा, लिविंग ऑथर होना चाहिए। लिविंग मतलब कि जो जिंदा हो, ठीक है, मतलब कि जो मरणोपरांत है, ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट इन फिक्शन में होनी चाहिए, ठीक है, पोइट्री में होनी चाहिए, या ड्रामा लिखा होना चाहिए, या मतलब किसी भी तरह का जो भी लिटरेचर वर्क है उसमें जो जिसकी जितनी ज़्यादा एनहांसमेंट है, जितनी ज़्यादा उनकी क्वालिटी है, उस हिसाब से जो है ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें एक कैश प्राइज़ भी दिया जाता है $50,000 का। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस लाडली बहना स्कीम? तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अब 6-7 महीनों बाद इलेक्शन आने वाले हैं, तो सरकारें तो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने किया है कि लाडली बहना स्कीम है वो लॉन्च कर दी है। इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इन्होंने 1000 रुपीज़ जो है पर मंथ देंगे। किसको? वीमेंस को, जितनी भी फीमेल्स हैं उनको 1000 रुपये पर मंथ जो है वो हर मंथ देंगे ये। और जिनकी एज 23 से लेके 60 साल की जो फीमेल्स हैं उनको सबको ये 1000 रुपये जो वो देंगे पर मंथ के हिसाब से। तो ये किसने बोला है? ये चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये बोला है। कहाँ पे ये जनसभा हुई थी? भोपाल के जम्बोरी मैदान में ये जनसभा हुई थी। ठीक है, और इस स्कीम के अंतर्गत क्या है? आपको पता है कि जो वीमेंस हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी लो रहती है, ठीक है, इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, उनको और मर्दों के ऊपर जो है इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो है 1000 रुपये वो पर मंथ के हिसाब से देंगे। जो भी वुमेंस हैं, गर्ल्स हैं 23 से 60 साल के बीच में, उनको ये दिया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे 15 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में। और 10 जून के बाद जो है ये जो स्कीम, ये जो पैसे हैं 1000 रुपये पर मंथ, ये फीमेल्स को दिए जाएंगे। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 ऑर्गेनाइज्ड बाय दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 जो है वो स्टार्ट किया है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, जितनी भी वीमेंस हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है रूरल वाटर को बचाने के लिए, पीने के पानी को बचाने के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए, सैनिटेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छी सफाई करने के लिए, उन वीमेंस को इसमें ऑनर किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। और ये सम्मान दिया जाएगा बाय द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी प्रेसिडेंट है इंडिया की। और इसी फंक्शन के दौरान कैच द रेन अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया। बाय जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान 2023 भी जो है इसी में स्टार्ट किया गया। ठीक है, किसने? तो आपको पता है कि जो कैच द रेन अवार्ड अभियान है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि अभी गर्मी आने वाली है, पानी की कमी बहुत होने वाली है, पीने के पानी की कमी इतनी ज़्यादा हो जाती है इंडिया में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कैच द रेन, मतलब कि जब बारिश होगी तो वहाँ का पानी हमने बचा के रखना है, उसको एक जगह पे कंजर्व करके रखना है, रोक के रखना है, ताकि हम उसको अपनी पीने के लिए भी यूज़ कर सकें। ठीक है, और पीने के लिए और आपका एग्रीकल्चर में भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी का नाम है कैच द रेन अभियान। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो प्रेजेंटेड फर्स्ट कॉपी ऑफ द स्वच्छ सुजल शक्ति की अभिव्यक्ति, मतलब कि ये कंपटीशन था, एक तरह का स्टोरी लिखनी थी। ठीक है, और इस स्टोरी की थीम थी सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ये एडिशनल आपके पास इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो 2023 का है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है। ठीक है, और क्यों किया है? ताकि रूरल वाटर के जो कंजर्वेशन है, रूरल वाटर का पीने का पानी जो कंजर्वेशन हो रही है उसको बचाना है, और सैनिटेशन मतलब कि पानी को साफ़ रखना है। तो इस तरह की वुमेंस को क्या करना है? ऑनर करना है। और दूसरा आपने याद रखना है कैच द रेन अभियान का मतलब क्या है। NADA एंड NCERT
ठीक है। NADA जो हमारे पास एक एजेंसी है एंड NCERT जो एजेंसी है, ये दोनों आपस में इकट्ठे हुए इन्होंने टाई अप किया है टू स्ट्रेंथन द वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन। मतलब कि स्पोर्ट्स एजुकेशन की क्या वैल्यूज़ हैं, स्पोर्ट्स किस तरह से खेलना चाहिए, किस तरह से हमने इलीगल एक्शंस, इलीगल चीज़ें नहीं करनी है स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्समैनशिप किस तरह से डेवलप होंगी। तो ये इन दोनों ने आपस में टाई अप किया है नाडा और NCERT में। तो इस तरह की सोच डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स में, जो बच्चे हैं उनमें इस तरह की सोच लाने के लिए, ताकि क्या हो, जिस तरह से हमारे पास देखो कल भी हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक हमारी स्प्रिंटर है, उनको नाडा ने बैन कर दिया है 10 सालों के लिए। क्यों बैन कर दिया है? क्योंकि उनकी बॉडी में क्या मिला है, स्टीरॉइड्स मिले हैं या फिर तो जो नाडा है ये है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो एंटी डोपिंग का मतलब ये होता है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, उनको कुछ एक पदार्थ होते हैं वो खाने नहीं होते हैं, लाइक स्टीरॉइड्स नहीं लेने होते हैं, या फिर इलीगल जो मटेरियल्स होते हैं वो नहीं लेने होते हैं अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। अपनी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए कई लोग ले लेते हैं ना, तो उसको नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सारी ड्रग्स हैं वो नहीं लेने होते हैं, तो वो चेक करती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर किसी की बॉडी में इस तरह का नशीला पदार्थ पाया जाता है तो उस बंदे को पर्टिकुलरली क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। तो ये नेशनल डोपिंग एजेंसी जो है 24 नवंबर 2005 को बनाई गई थी अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर। तो मैंने इसका ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया है कि लोगों को एजुकेट करना, रिसर्च करना, स्पोर्ट्स पर्सन को एजुकेट करना, रिसर्च करना, ताकि वो जो डोपिंग मटेरियल्स हैं उनको ना यूज़ करें, एंटी डोपिंग जो मटेरियल्स हैं उनको ना यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा नशे से दूर रहें, स्टीरॉइड से दूर रहें। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन करता है, नाडा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल है रितु सेन। अब NCERT के बारे में जानते हैं। NCERT का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आपको पता है NCERT की बुक्स काफ़ी ज़्यादा है। आप यूपीएससी या किसी भी टेस्ट की तैयारी करते हो तो NCERT कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, मतलब कि पूरी की पूरी इंडिया में हमने क्वालिटी एजुकेशन लाना है, इनका मेन मोटिव यही है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ब्रिंग द क्वालिटी इन द एजुकेशन। और इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है हरिकेश सेनापति। वर्ल्ड बैंक कमिट्स $1 billion टू इंडिया फॉर दैट इज़ पब्लिक हेल्थ केयर। सो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने कमिट किया है कि हम आपको देंगे $1 billion किसके लिए, इंडिया को, किसके लिए, पब्लिक हेल्थ केयर के सेक्टर में एडवांसमेंट लाने के लिए। द सेंटर एंड द वर्ल्ड बैंक हैव साइंड 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स। तो ये 2 लोन्स हैं, कितने डॉलर्स के, $500 million के दोनों लोन्स हैं। तो टोटल कितना हो गया, $1 billion, ठीक है। किसके लिए, टू सपोर्ट द कंट्रीज़, इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर का डेवलपमेंट है उसको करने के लिए ये जो है $1 billion वो असाइन किया गया है, ठीक है। अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ है 2021 से, ठीक है, जिसका नाम है PM अभिम। तो इसमें ये सारा का सारा पैसा जो है, इस अभियान में ये सारा का सारा पैसा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड बैंक का, दैट इज़ वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो वर्ल्ड बैंक है प्लस IMF है, IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये एक ही सम्मेलन में ये दोनों जो है वो बने थे। दैट इज़ फाउंडेड ऑन जुलाई 1944 को ये दोनों बने थे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, न्यू हेमिस्फीयर USA में इसका सम्मेलन हुआ था। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास, जो कि 13th प्रेसिडेंट है किसके, वर्ल्ड बैंक के। अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं, अजय बांगा, जो कि नॉमिनेट किए गए हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन के थ्रू, ठीक है। जो कि किसके बनेंगे, अजय बांगा, वो बनेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट। फाउंडर कौन है इसके, जॉन M कैनी एंड हैरी डेक्स्टर वाइट इसके फाउंडर्स थे। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब हम जानेंगे PM अभिम के बारे में। ये लॉन्च किया था अक्टूबर 2021 में। क्यों लॉन्च किया गया था, इसका एम क्या था, इसका एम तो यही है कि जो पब्लिक हेल्थ केयर है, लोगों का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करना, ठीक है, IT को या डिजिटलाइजेशन करना हेल्थ सेक्टर का, हेल्थ रिसर्च अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया का को क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन उसका करना है। इसका पीरियड क्या है, 2021-22 से स्टार्ट हुआ था, 2025-26 तक इसका पूरा का पूरा टारगेट है कि हम इसको पूरा का पूरा करेंगे, ठीक है। नेचर क्या है इसका, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रली मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू।
हु वॉन BBC स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022, दैट इज़ ए मीराबाई चानू। तो पिछली बार भी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला था मीराबाई चानू को, इस बार भी इन्हीं को ये अवार्ड जो है ये मिला है। ये टोक्यो ओलंपिक गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट है जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2020 में, ठीक है, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। किसमें? वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो इनको BBC इंडियन वीमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर जो है का अवार्ड जो है वो मिला है, ठीक है। पब्लिक, इसमें क्या होता है, इसमें पब्लिक की वोटिंग होती है, पब्लिक की वोटिंग के आधार पे इनको स्पोर्ट्स वीमेन का अवार्ड या स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वीमेन का अवार्ड इस तरह से दिया जाता है। ये 28 साल की वेट लिफ्टर हैं। कहाँ से आती है? ये मणिपुर से आती है और ये पहली एथलीट बनी है जिन्होंने कंटिन्यूसली 2 बार जो है वो स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है जीता है। 2021 में भी यही थे, 2022 में भी यही है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली फीमेल। तो भी कुछ और अवार्ड्स हैं, लाइक BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022 दैट इज़ मीराबाई चानू, ठीक है। टेबल टेनिस प्लेयर जो भाविना पटेल है उनको BBC पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ठीक है। प्रीतम सिवाज को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और जो बॉक्सर है नीतू गैंगस उनको BBC एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये मिला है। तो आपने ये याद रखने हैं कि किसको कौन सा अवार्ड जो है वो मिला है। अभी लॉन बॉल, आपको पता होगा कि जो लॉन बॉल्स हैं किस में था, जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, ठीक है, उसमें वुमेन्स जो इंडिया की टीम है लॉन बॉल्स की, उन्होंने क्या जीता था? उन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था इस फील्ड में, लॉन बॉल्स में। उसमें जो प्लेयर्स थी वो थी लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी एंड नया मोनी साइकी। तो ये जो थी, ये चारों क्या थी, इसमें प्लेयर थी। इनको क्या मिला है? इनको मिला है BBC गेम चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, क्योंकि पहली बार लॉन बॉल्स में इंडिया ने कोई मेडल जीता था और वो डायरेक्टली क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। तो फर्स्ट बार टाइम जीता है, तो तभी इनको BBC चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मिला है। BBC के बारे में जानते हैं। BBC का हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? तिमोथी डॉगलस इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और BBC एस्टेब्लिश हुआ था 18 अक्टूबर 1922 को। Which airport is the cleanest airport in Asia Pacific? That is a Beijing Daxing International Airport, China. Accordingly, एक्चुअली पता क्या हुआ था, जो ये लिस्ट जारी की है ये क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड के, ठीक है। इसमें कोई भी रैंकिंग जो है वो नहीं आई है कि कौन सी रैंक पे कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट ये सारे के सारे ही क्लीनेस्ट की कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है किसने जारी किया है? एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल्स दैट इज़ ACI ने, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इनका ऐसे इसको बनाया गया था 1991 में। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है, हमने तो अपना देखना है दिल्ली एयरपोर्ट, ठीक है। इंदिरा गांधी जो IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, उसको क्लीनेस्ट की कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। और बीजिंग डेक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसमें है जो बीजिंग चाइना में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली इंडिया का है। कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कोलालमपुर मलेशिया का है। शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि शंघाई चाइना का है। सुल्तान हसनुद्दीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इंडोनेशिया का है। तो ये 5 जो एयरपोर्ट्स है वो सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है एशिया पैसिफिक में, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में नहीं है, एशिया पैसिफिक, एशिया का जो रीजन है और पैसिफिक का जो रीजन है वहाँ पे ये सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट्स भी सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट की सूची में जो है इसको रखा गया है दैट इज़ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम IGIA भी बोलते हैं, जो ऑपरेट करता है कौन किसको करता है दैट इज़ DIAL इसको ऑपरेट करता है। और इस एयरपोर्ट में 40 मिलियन पैसेंजर जो है वो पर ईयर जो है यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे आते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? अभी क्या हुआ है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। रैंकिंग जो है जारी की है, किसने जारी की है? वीडेम इंस्टीट्यूट, ठीक है। वीडेम इंस्टीट्यूट जो है वो स्वीडन की एक संस्था है, उन्होंने इसको जारी किया है। और इसमें जो इसमें 2 रिपोर्ट्स हैं, एक है लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, एक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ठीक है। तो
जो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 97, और जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 108। ठीक है, जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स है ना उसके अकॉर्डिंगली ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इसमें जो है इंडिया तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर, इवन नाइजीरिया से भी पीछे है। ठीक है, ये किस बेस पे इन्होंने ये रैंकिंग बनाई है, आई डोंट नो किस बेस पे इन्होंने बनाई है, बट इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो इंडिया है वो इन कंट्रीज से भी पीछे है, लाइक सिंगापुर, मैक्सिको, बोलीविया, तंजानिया, इवन नाइजीरिया से भी पीछे इसको रैंक किया गया है। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। तो इसमें इंडिया का रैंक है 108, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 97, और पहले नंबर पे है डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे इन लिबरल डेमोक्रेसी, और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में है डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड स्वीडन। Which PSU wins CBIP Award 2022 for Best Contribution in Solar Energy? So सोलर एनर्जी में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन देने के लिए कौन सा ऐसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसको बेस्ट CBIP अवार्ड जो है वो मिला है। CBIP अवार्ड का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022, जो कि मिला है भेल को। भेल मतलब कि क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स है, इसका नाम है बेल, उसको मिला है CBIP अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द सोलर एनर्जी। इसके जो CMD है बेल के वो है डॉक्टर नालिन सिंघल, ठीक है, जिनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, CBIP अवार्ड्स आर कन्फर्ड, ठीक है, जो CBIP अवार्ड है वो उनको दिए जाते हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की है वाटर के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को ये अवार्ड मिला है। ये क्या है, ये एक सेंट्रल, जो हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक कंपनी है, उसके अंडर है एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ये PSU में आती है। ठीक है, महारत्न जो कंपनीज बोलते हैं इसमें आती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एडमिनिस्ट्रेटिव करता है और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में ये आता है। ये एस्टेब्लिश किया था 1956 में और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। Who inks first high sea treaty in a bid to protect ocean bodies of the world? ठीक है, जो ओशियन बॉडीज़ हैं, मतलब कि समुद्र के अंदर जितने भी हमारे पास बॉडीज़ हैं, एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हाई सी ट्रीटी जो है वो लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये न्यू ट्रीटी है, एक न्यू ट्रीटी है। ठीक है, न्यू बॉडी, तो इस ट्रीटी के अंडर जो यूनाइटेड नेशन है वो बहुत सारी न्यू बॉडीज़ बनाएगी, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस बनाएगी। किसके लिए, टू कंजर्व, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि समुद्र की जो लाइफ है, समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु रहते हैं उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये ट्रीटी की गई है। उसके लिए ये बहुत सारी संस्थाएं खोलेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खोलेंगे। ठीक है, तो इस ट्रीटी के अंदर जो 30% है वर्ल्ड का, जो 30% वर्ल्ड का, पूरे के पूरे वर्ल्ड का जो 30% आपका समुद्री इलाका है, प्रोटेक्टेड एरिया है, वो इसके अंदर आएगा। इसमें बहुत सारे पैसे वो खर्च करेंगे ताकि हम मैरीन कंजर्वेशन कर सकें, वहाँ के जीव जंतुओं को क्या कर सके, बचा सके, जो कि विलुप्त होने की कगार में है। ठीक है, और इसमें क्या है, आपको पता है कि जो डीप सी माइनिंग होती है, ठीक है, बहुत सारी हमारे हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे देश करते हैं कि अपनी मछलियाँ लाने के लिए बहुत सारी ट्रॉलीज़ का यूज़ करते हैं, जो कि नीचे से मछलियों को तो लेके आते हैं, साथ साथ में जो फ्लोरा फोना होते हैं और भी जो जीव जंतु होते हैं जो कि काफ़ी कम संख्या में बचे हैं, वो भी इसके अंडर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी संख्या भी विलुप्त हो जाती है। उसको बोलते हैं हम डीप सी माइनिंग। तो उस डीप सी माइनिंग को क्लोज करना, और जितनी भी हमारे पास फिशेज़ हैं, ठीक है, समुद्र में हमारे पास फिशेज़ हैं, पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिशिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, समुद्र का इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में हम कितनी फ़िशिंग कर सकते हैं, कितनी मछलियाँ हम पकड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम मछलियाँ वहाँ पे नहीं पकड़ सकते। तो इस तरह के रिफॉर्म जो है वो यूनाइटेड नेशन ला रहा है हाई सीज ट्रीटी के अंडर। अब ये हाई सी ट्रीटीज़ क्या होती है, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ that cross the boundaries of nations are considered as high seas
ठीक है। अब 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन, ठीक है, जो हाई सी है वो पूरे के पूरे समुद्र का 2/3 पार्ट जो है वो है हाई सीज के अंदर आता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारे पास कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती है, बहुत सारी फिशिंग करती हैं, बहुत सारे सेल करते हैं, कंडक्ट रिसर्च करने के लिए उसके अंदर क्या कर सकते हैं, बहुत सारी मशीनरीज भेजते हैं, ठीक है। बट सो फार ओनली 1% ऑफ दिस वाटर इज़ नोन एज हाई सीज, ठीक है, हैज़ बिन प्रोटेक्टेड। मतलब कि जो हाई सीज वाला एरिया होता है ना वो प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो जितना भी ये एरिया है जहाँ पे फिशिंग होती है, सेल होती है, रिसर्च होती है, उसमें से ओनली 1% ऑफ दिस वाटर इज़ प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये प्रोटेक्टेड है। बट हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई सीज वाला एरिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है ताकि हम कंजर्वेशन को बचा सके, समुद्री कंजर्वेशन को बचा सके। ओवरऑल आप ये ध्यान रखो कि जो हाई सीज ट्रीटी मतलब है वो यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट की है, और इसका मतलब मेन मकसद यही है कि जो ओशियन के अंदर, समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उसके कंजर्वेशन के लिए, ताकि वो विलुप्त ना हो, ठीक है, उनकी भलाई के लिए, ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए, और जितनी भी हमारे पास विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं समुद्र के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये ट्रीटी जो है वो बनाई गई है, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, माइंड द जेंडर गैप एक रिपोर्ट है वो आई है, ठीक है। उसको किसने रिलीज़ किया है, दैट इज़ CFA, एक इंस्टीट्यूट है, उसने इसको क्या किया है, इस रिपोर्ट को जनरेट किया है, ठीक है। CFA इंस्टीट्यूट ने इसको जनरेट किया है, ठीक है। और डाटा इन्होंने कहाँ से लिया था, डाटा इन्होंने लिया था BRSR से, दैट इज़ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट से इन्होंने डाटा लिया, ठीक है। जो ये रिपोर्ट बनाई थी, ये बनाई थी किसने, सेबी के अंडर ये रिपोर्ट जो है ये बनी थी। तो आपने सीधा सीधा याद रखना है कि जो माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट है वो CFA इंस्टीट्यूट ने जारी की है, ठीक है। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है, इसकी जेंडर गैप तो आपको पता ही है कि जेंडर गैप का मतलब क्या है, मेल और फीमेल, जो मेल है और फीमेल्स हैं उनके बीच में कितना गैप है, मतलब कि सोसाइटी में वो उनके बीच में कितना गैप है, ठीक है। उसको वही रिपोर्ट है ये माइंड द जेंडर गैप, ठीक है। वीमेंस की जो पार्टिसिपेशन है फाइनेंस के सेक्टर में, ठीक है, और फाइनेंस के सेक्टर में और कुछ और सेक्टर्स होते हैं, जिस तरह से हमारे पास बिजनेस वाले सेक्टर होते हैं, फाइनेंस वाले सेक्टर होते हैं, फाइनेंशियल वाले जितने भी सेक्टर होते हैं उसमें वीमेंस की कितनी पार्टिसिपेशन है और मेल की कितनी इसमें पार्टिसिपेशन है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि ओनली 21.7% ऑफ द वीमेंस आर एम्प्लॉयड इन फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज। जो फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज हैं उसमें बस 21.7% वीमेंस ही एम्प्लॉयड है, एंड 50.9% दैट इज 16% जो वीमेंस है वो एम्प्लॉयड है इन की मार्जिनल पोजीशन, मतलब कि जो बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं उनमें बस 16% ही फीमेल जो है वो एम्प्लॉयड है, ठीक है। द रेशियो ऑफ बिटवीन द, ठीक है, जो अब आप देखोगे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें वीमेंस और मैन और वीमेन के बीच में कितना रेशो है, दैट इज़ 0.97 का रेशो है, ठीक है, जो कि डाउन होके कितना पहुंचा है, 0.52 के रेशो में पहुंचा है, ठीक है। वीमेंस डिवाइडेड बाय मैन, तो वो रेशो कितना पहुंचा है, 0.52 के पास पहुंचा, ये वो वाला रेशो। इसका मतलब है, मतलब कि आधे से भी कम जो है वीमेंस, आधे से भी ज़्यादा कम, आधे से भी कम, ठीक है, जितने मेल हैं उससे आधे से आधा ही बोल सकते हैं, उससे आधे जो है वो कौन है, वो वीमेंस हैं, किस में, फाइनेंशियल सेक्टर में, तो ये काफ़ी कम है, ठीक है। दिस मीन्स दैट देयर आर 0.97 वीमेंस फॉर 1 मैन एंड 0.52 वुमेन इन मैनेजमेंट पर्सनल फॉर 1 मैन एंड सो ऑन। सो 69% हैड नो वीमेन वर्किंग इन देयर कंपनी। तो 69% कंपनीज इस तरह की है जिसमें कोई भी वीमेन जो है वो वर्क नहीं कर रही है। हम किस कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल्स कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोर वीमेन लेफ्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग कोविड-19 ड्यू टू चाइल्ड केयर एंड एल्डरली केयर के मामले में। तो वीमेंस की पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर और फाइनेंशियल कंपनीज़ में और भी कम हुई है। कब कम हुई है, जब कोरोना का टाइम आया था। हु विंस सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड पिक्स 2023, ठीक है। जो बहरीन ग्रैंड पिक्स है ये पहला सीजन का, ये पहली रेसिंग थी, MotoGP रेसिंग थी
ठीक है। ग्रैंड पिक्स रेसिंग थी सबसे पहली, ठीक है, तो वो किसने जीती है आपको पता होना चाहिए, मैक्स वर्स्टेपन वर्ल्ड के नंबर 1 ये मोटो रेसर्स हैं। तो इन्होंने ये जो है ये बहरीन ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है। तो मैक्स वर्स्टेपन हैज़ वॉन द सीजन ओपनिंग Bahrain Grand Prix from pole position, leading almost the entire race as he opened the defense of his back-to-back Formula 1 टाइटल्स, ठीक है। तो ये इनका पहला फर्स्ट टाइम इन्होंने बहरीन ओपन जो है वो जीता है और पहली बार इन्होंने कोई ओपनिंग सीजन की ओपनिंग रेस जो है वो जीती है। तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ये रेड बुल के ड्राइवर है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रहे हैं इन्हीं के रेड बुल के ही ड्राइवर हैं सर्गियो पेरेज, उन्होंने दूसरे नंबर पे रहे हैं। और तीसरे नंबर पे रहे थे फर्नांडो अलोंसो जो कि एस्टोन मार्टिन के ड्राइवर हैं। तो आपने याद रखना है मैक्स वर्स्टेपन ने बहरीन ग्रैंड पिक्स 2023 जीता है। ये आपके बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी करंट अफेयर्स आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला क्वेश्चन जी। बहरीन ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता है, दैट इज़ मैक्स वर्स्टेपन ने। क्वेश्चन इज उत्तराखंड CM धामी अनाउंस द लॉन्च ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर दैट इज़ बी सिंगल वीमेन। तो जो उत्तराखंड है उसके जो CM है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने अनाउंस किया है कि हम एक स्कीम लॉन्च करेंगे जो कि सेल्फ एम्पावरमेंट देंगी, किसको, सिंगल वीमेंस को, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ मुख्यमंत्री, आपने ये याद रखना है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है। जो ये वाली स्कीम है स्वरोजगार योजना, ये है उत्तराखंड की, ठीक है, इन द स्टेट एंड द एंड ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक। तो वीमेन जो स्टेट का, जो उत्तराखंड का वीमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी वीक था, उसका समापन समारोह था। तो वहाँ पे उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को लॉन्च किया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो महिलाएं होंगी, जो एकल महिलाएं होंगी, जो सिंगल वीमेंस होंगी, उनको क्या दिया जाएगा, स्वरोजगार दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। स्वरोजगार का मतलब ये होता है कि घर में ही उनको कुछ बनाने के लिए दिया जाएगा, उनको स्किल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी कोई चीज़ें बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, बाहर बेचेंगे, ठीक है। जो रिमोट विलेजेस में वीमेंस रहती हैं, ठीक है, वो अभी भी कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, जैसे रूरल इकोनॉमी को वो इंक्रीज़ करती रहती है, लाइक बास्केट बनानी, लाइक फूल्स वगैरह, फूल वगैरह, फूलों का कोई बिजनेस है, ठीक है, बास्केट वगैरह का कोई बिजनेस है। तो इस तरह का वो अपने आप कुछ ना कुछ काम जो है वो करती रहती हैं। इस तरह के कामों के लिए उनको क्या देना है, एक तरह का स्किल देना है ताकि वो अपना रोजगार बना सकें। थ्रू देयर स्किल पोटेंशियल वुमेन्स आर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी एंड देयर फैमिलीज। तो अब उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड फाउंड हुआ था 9 नवंबर 2000 को, जो कि पहले ये पार्ट था यूपी का, तो 2000 में ये क्या हो गया था, अलग हो गया और इसका नाम रखा था उत्तरांचल इसका नाम था। और उसके बाद इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की ऑफिशियल ट्री है रोडेंड्रम एंड एबोरियम, ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून विंटर्स की और गैरसैंण समर की। तो आपने याद रखना है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस स्टेट की योजना है, वो है उत्तराखंड की योजना। Who has been named as first Indo-American women justice of district court in United States, that is A तेजल मेहता। तो ये है तेजल मेहता। ये क्या बनी है, ये फर्स्ट इंडो अमेरिकन, ठीक है। इनके जो पूर्वज थे वो इंडिया के थे और ये बॉर्न हुई है, सिटीजन भी ये कहाँ की है, अमेरिका की है, तभी इनको बोलते हैं इंडो अमेरिकन। तो ये पहली इंडो अमेरिकन वीमेन बनी है, ठीक है, जो कि जस्टिस बनी है, जज बनी है, कहाँ की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो यूनाइटेड स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ की। तो तेजल मेहता नाम है इनका, इंडियन अमेरिकन वुमेन जज हु प्रॉमिस्ड टू मेक a real impact to the community and they treat people with compassion, has taken oath as the first judge, ठीक है, पहली जज बनी है जो कि इंडो अमेरिकन उसकी है, इंडो अमेरिकन है, ठीक है, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। स्टेट कौन सी है, मैसाचुसेट्स स्टेट्स के अंदर क्या है, एक अय्यर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, अय्यर डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जो कोर्ट है वहाँ की ये जज बनी है, ठीक है। तो ये पहली इंडो अमेरिकन वीमेन जस्टिस है किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की यूनाइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है।
तो शी हैज़ सर्व्ड एज एन एसोसिएट जस्टिस। तो इसी कोर्ट में, जिस कोर्ट में ये जस्टिस बनी है ना, जिस कोर्ट में ये जज बनी है, उसी की ये एसोसिएट जस्टिस भी रह चुकी है। ठीक है, और ये बॉर्न टू ए केमिस्ट फादर, तो इनके जो पिता है वो एक केमिस्ट है, और मदर जो है वो हॉस्पिटल में काम करती थी। ठीक है, उनकी ये संतान है, और ये सिटीज़न है कहाँ की, यूएसए की सिटीज़न है, बट इसके जो पूर्वज थे, दादा वगैरह थे, वो इंडियन सिटीज़न थे। ठीक है, अब नहीं है, थे, तभी इनको इंडो अमेरिकन बोलता है। ठीक है, और इन्होंने बैचलर की डिग्री कहाँ से प्राप्त की है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रे डेम इन 1997। HCL टेक्नोलॉजीज पार्टनर्स विद डैश डैश टू ब्रिंग क्वांटम कंप्यूटिंग टू द क्लाइंट्स। जो क्वांटम कंप्यूटिंग है वो क्लाइंट्स तक ले जाने के लिए HCL टेक्नोलॉजी जो है वो किसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। तो डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन IT, ठीक है, डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फर्म, उसका नाम है HCL टेक्नोलॉजी। ठीक है, डोमेस्टिक IT सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मतलब कि किसी देश में अगर डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है HCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ की है, इन्होंने पार्टनरशिप की है अज्यूर क्वांटम के साथ। ठीक है, अज्यूर जो क्वांटम है ये किसकी फॉर्म है, ये माइक्रोसॉफ्ट की फॉर्म है। ठीक है, आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के क्या बनते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। ठीक है, जो आप लैपटॉप्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट की एक ब्रांच है, उनका नाम है एज्यूर क्वांटम। ठीक है, उनका मेन काम क्या है, उनका मेन काम ये है कि उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने हैं। क्वांटम क्या होता है, लाइट कंप्यूटर। ये लाइट के कंप्यूटर नहीं होते, इसका मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर्स हैं उसमें जो भी प्रोसेसिंग होगी ना, जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें प्रोसेसिंग किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू होता है। बट इन कंप्यूटर्स में क्या होगा, जो प्रोसेसिंग होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो लाइट की फॉर्म में होगा। ठीक है, लाइट की फॉर्म में होगा, नॉट इन इलेक्ट्रिक होंगे, इसमें लाइट सिग्नल होंगे। ठीक है, और लाइट सिग्नल का एडवांटेज ये है कि ये सिक्योर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होते हैं, और दूसरा ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है इनकी। अगर इनकी स्पीड ज़्यादा होगी, प्रोसेसिंग की स्पीड ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब क्या है, हम अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस और जितनी भी कैलकुलेशन है कंप्यूटर के अंदर वो बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वांटम कंप्यूटर्स। तो क्वांटम कंप्यूटर्स कौन बनाते हैं, एज्योर क्वांटम बनाते हैं। इन्होंने डील किसके साथ की है, HCL टेक्नोलॉजीज के साथ डील की है। क्यों डील की है, ताकि हम जो क्वांटम कंप्यूटिंग के जो स्किल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की जो टेक्नोलॉजी है, वो हम क्लाइंट्स तक ले जा सकें। ठीक है, तो यही एक मेन है, तो आपने याद रखना है HCL टेक्नोलॉजी और माइक्रोसॉफ्ट में आपने क्या किया है, पार्टनरशिप की है। Who has been appointed as new Controller General of Accounts। ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट दैट इज CGA ऑफ इंडिया कौन है आजकल, दैट इज़ SS दुबे। तो SS दुबे जी ने क्या कर दिया है, उनको न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो बनाया गया है। अब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का काम क्या होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का काम होता है कि जितने भी अकाउंट सिस्टम होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, उसके जितने भी अकाउंट सिस्टम होते हैं, कितना खर्चा हुआ, कितना आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कितना कहाँ पे खर्चा हुआ, तो ये सारी की सारी जो सबमिशन है, सारे के सारा जो डाटा है वो कौन रखता है, वो रखता है CGA अपने पास। CGA इनका हेड होता है, इसके अंडर बहुत सारी एक टीम होती है, बहुत ही टेक्निकल टीम होती है। ठीक है, सारा का सारा काम ही टेक्निकल टीम करती है, और जिसको हेड करता है वो करता है CGA, दैट इज़ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये 28th CGA बन गए हैं इंडिया के। ठीक है, तो जो दुबे हैं वो आपको पता ही है कि ये जितने भी हाई पोस्ट के लोग होते हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वगैरह, तो वही इंडियन सिविल सर्विसेज अकाउंट सर्विसेज, मतलब कि IAS या UPSC इन्होंने क्लियर किया होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के थे। इन्होंने भी इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज जो इन्होंने पास किया था 1989 में। ठीक है, ICAS ऑफिसर थे ये। ठीक है, तो उसके बाद क्या बने थे, ये चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स इन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में बने थे। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में भी ये क्या बने थे, चीफ कंट्रोलर अकाउंट्स। कंट्रोलर एंड डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स किस में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी ये बने थे। ठीक है, और उन्होंने एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, इन बैंक नोट प्रेस देवास। ठीक है, अब आपको पता है कि इंडिया में 4 ही ऐसी जगह है जहाँ पे क्या होती है, बैंक
जो नोट प्रिंटिंग होती है उसमें से एक है देवास, वहाँ पे ये क्या रह चुके हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर भी वहाँ पे रह चुके हैं। तो आपने याद रखना है इंडिया के न्यू CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स दैट इज़ SS दुबे, और ये 28th CGA है इंडिया के। The world celebrates International Women's Day on that is be 8th of March। जो 8th of March को हम इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते हैं, ठीक है। 13 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल वीमेंस डे, ठीक है, और साथ में रेडियो डे आपने याद रखना है। और अभी 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीमेंस डे जो है मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ताकि हम जो मैन और वीमेन के बीच में जो भी इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। थीम क्या है 2023 की, डिजी ऑल, मतलब कि डिजिटलाइज करना है सारी की सारी वीमेंस को, इनोवेशन में उनको लाना है, टेक्नोलॉजी में उनको लाना है, ताकि हमारे पास बहुत सारी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में मैनी आज जो मर्द लोग हैं वही हैं, तो उनकी संख्या को बराबर करने के लिए, ताकि वीमेंस भी इस क्षेत्र में आ जाए इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में, तो यही इसकी थीम है, डिजी ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। एवरी ईयर 8 मार्च को ये मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड सेलिब्रेट इंटरनेशनल वीमेंस डे किसके लिए, क्यों मनाया जाता है, ताकि वीमेंस को सारे के सारे उनके राइट्स मिल सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी अवेयरनेस होती है, जैसे जेंडर इक्वालिटी हमने बना के रखनी है, एबॉर्शन को हमने कम करना है, ठीक है, वायलेंस को कम करना है, जो वीमेंस के अगेंस्ट वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, अब्यूज़ होता है वुमेन के अगेंस्ट, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उनको हमने कम करना है, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेंस डे सर्व एज द रिलाइंग पॉइंट ऑन द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन्स इक्वालिटी, मतलब कि वुमेन को समाज में इक्वल दर्जा देने के लिए ये जो दिन है ये मनाया जाता है। सबसे पहले जो ये मनाया गया था 1911 में मनाया गया था, ये यूनाइटेड नेशन ने नहीं मनाया था। आपने याद रखना है, जो यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहली बार मनाया था, हमें ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन 1977 में ही सबसे पहली बार जो मनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा 8 मार्च को, ठीक है। तो ईच ईयर हर साल जो इंटरनेशनल वीमेंस डे अलग अलग मोटो के साथ जो है, अलग अलग थीम के साथ और अलग अलग फोकस के साथ हम इसको मनाते हैं। तो इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ए यूनिक कवर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक रिलीज फॉर दैट इज़ सिक्किम। तो आपको पता है कि सिक्किम क्या है, वर्ल्ड की सबसे पहली स्टेट है जो कि फुली ऑर्गेनिक है, मतलब यहाँ पे जो भी खाद यूज़ होती है, जो भी चीज़ें यूज़ होती है, वो सारी की सारी क्या है, जो भी फार्मिंग होती है वो ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे हम कोई केमिकल यूज़ नहीं करते हैं खेतों में, ठीक है, सारा का सारा ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक मतलब कि जिस तरह से हम खाद में क्या यूज़ करते हैं, जो गोबर वगैरह यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक, ठीक है, ये किसके लिए किया है, ऑर्गेनिक जहाँ पे बात आई आपने सीधे सीधे ही लगा देना है सिक्किम इंडिया में, ठीक है। तो सिक्किम फुली स्टेट है, 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है। तो स्पेशल कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक रिलीज फॉर वर्ल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम, ठीक है। किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, ठीक है। आपने ये भी याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ये थीम जो है वो ऑर्गेनाइज की है, ये स्पेशल कवर जो ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। क्यों किया है तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिक पूरी की पूरी स्टेट ऑर्गेनिक है, ठीक है। यहाँ पे 75,000 हेक्टर लैंड वर्क कन्वर्टेड टू ऑर्गेनिक फार्म लैंड, ठीक है। ऑर्गेनिक जितनी भी हमारे पास यहाँ पे 75,000 हेक्टर है, यहाँ पे सारी की सारी ज़मीन को ऑर्गेनिक में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है। ऑल ऑफ सिक्किम फार्मलैंड्स आर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक एंड दिस हैज़ बीन बेनिफिटेड मोर देन 66,000 फार्मिंग फैमिलीज़, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है, सिक्किम हैज़ द टाइटल ऑफ द इंडिया वर्ल्ड की पहली, नॉट इंडिया, वर्ल्ड की पहली 100% ऑर्गेनिक स्टेट क्या है, सिक्किम है। तो उसी के लिए ये कवर जो है वो स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया है, श्री अश्नवी वैष्णव ने स्टार्ट किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू जो है ये कवर जो है वो दिया गया है, ठीक है। गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर सिक्किम। ऑल इंडिया वीमेन फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन दैट इज़ मुंबई। सो ऑल वीमेन, ऑल इंडिया, पूरे के पूरे इंडिया की जो वीमेंस हैं उनका जो फोक आर्ट की कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई है मुंबई में। अब इसमें होगा क्या, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑल इंडिया वुमेन, मतलब कि इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट है, हर स्टेट का क्या है अपना एक फोक आर्ट है,
ठीक है। वहाँ की वीमेंस आएंगी हर एक स्टेट की अपना अपना फोक आर्ट लेके और उसको प्रदर्शित करेंगी। बस यही है इसका मेन मोटिव कि अपने पूरे के पूरे इंडिया के जो फोक आर्ट है वो उसको शोकेस करना है, उसको परफॉर्म करना है। कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। तो 8 मार्च 2023 को, तो अब ये पता है कि 8 मार्च को क्या था? 8 मार्च को था इंटरनेशनल वीमेंस डे, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य पे जो है ये ऑल इंडिया वीमेन फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज़ की गई मुंबई में, ठीक है। इस किस ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया? संगीत नाटक अकेडमी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, महाराष्ट्र कला अकेडमी ने एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। तो ये इन चारों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया? रविंद्र नाट्य मंदिर इन प्रभा देवी मुंबई में ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे ऑन 8 मार्च, ठीक है। तो आपको पता ही है कि अभी G20 है, G20 के अंदर एक मीटिंग होती है, उसका नाम होता है वीमेंस 20, ठीक है। तो आपको पता है कि वीमेंस 20 है, तो वीमेंस के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही है, इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन ही इन्होंने ऑल इंडिया वीमेन फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस जो वो ऑर्गेनाइज़ की मुंबई में, ठीक है। तो आपको पता है, ये भी मैंने बता दिया कि हर एक स्टेट से अपने अपने आर्ट्स लेके वीमेंस आएंगी और उसको शोकेस करेंगी। और इस इवेंट में 2 सेमिनार भी होंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सेंट प्रोटेस एंड फोक आर्ट ऑन सिल्वर स्क्रीन, ठीक है। ये दोनों है सेमिनार, ये भी इसमें हेल्ड किए गए, ठीक है। कब किए गए? 8 मार्च 2023 को ये किए गए। तो ऑल इंडिया वीमेंस फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुई है? मुंबई में। आपने ध्यान रखना है कहाँ पे? मुंबई। स्मर्थ स्कीम, ठीक है। स्मर्थ स्कीम विच हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर जो है ये स्मर्थ स्कीम आ गई है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्मर्थ स्कीम किससे एसोसिएटेड है? दैट इज़ टेक्सटाइल से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्मर्थ है, स्मर्थ का मतलब क्या है? स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल्स सेक्टर, ठीक है। तो ये है स्मर्थ। टेक्सटाइल सेक्टर में हमने इंक्रीज़ करना है, डेवलपमेंट करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ठीक है। उसी के लिए जो है ये स्मर्थ स्कीम जो है वो की गई है। इसका मेन एम है टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू क्रिएट जॉब इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमने बहुत सारा पैसा देना है ताकि इसमें डेवलपमेंट हो, इसमें जॉब्स जो है वो क्रिएट हो। यही इसका मेन मोटो है स्मर्थ स्कीम का। और ये इम्प्लीमेंट की जाएगी मार्च 2024 तक, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू रोप इन द मोर इंडस्ट्री पार्टनर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है? बहुत सारे हमारे पास पार्टनर्स आए जो कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करें ताकि यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो, इनमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हो पूरे के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो टेक्सटाइल सर्किट वर्थ 2050 दिस इनिशिएटिव इज़ द पार्ट ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक टेक्सटाइल सेक्टर वर्थ ऑफ $250 बिलियन, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या चाहती है? हमारा जो टेक्सटाइल सर्किट है, टेक्सटाइल सेक्टर है, वो $250 बिलियन जो है वो कमा सके एक ईयर में, ठीक है। तो हमारा ये टारगेट है। तो उसी को पूरा करने के लिए स्मर्थ स्कीम जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है, स्टार्ट की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। HUID नंबर विच हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ इन एसोसिएटेड विद विच एलिमेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये भी क्या है? HUID नंबर जो है वो काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। वो किस एलिमेंट और प्रोडक्ट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है? दैट इज़ C, गोल्ड के साथ। तो आपने इसका नाम याद रखना है, गोल्ड के साथ ये एसोसिएटेड है, ठीक है। अब HUID का मतलब क्या होता है? HUID का मतलब होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास क्या होता है, आधार कार्ड होता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का एक आधार कार्ड होगा, उसका एक नंबर होगा, ठीक है। उसी से हम पहचान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन कहाँ से है, ठीक है। तो इसी तरह का क्या है, इसी तरह का एक हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। वो किसका होता है? वो होता है गोल्ड का, ठीक है। जो गोल्ड है होता है, जो गोल्ड की ज्वेलरीज होती है उसमें ये होता है, ठीक है। तो ये 6 डिजिट का होता है। यहाँ पे देखो 6 डिजिट का है, प्योरिटी ऑफ गोल्ड दैट इज़ 22 कैरेट, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये जो कोड है ना 6 डिजिट का, ये है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम इसको बोलते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब ABCD और 1 2 3 4 इस तरह का ये कोड होगा। इनके कॉम्बिनेशन से ये कोड बनेगा। तो ये 6 डिजिट का होगा। अपने नाम याद रखना है कितना का है ये, HUID है, 6 डिजिट का होगा और ये गोल्ड का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलेगा कि जो गोल्ड है वो कितना प्योर है, कितना फिट है, कितना अच्छा है,
ठीक है। गोल्ड और कोई भी इस तरह का गोल्ड जो है वो होता है ना कि चुराया होता है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब कि ये पर्टिकुलर जो गोल्ड है ये ऑथेंटिकेट है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पता चलेगी इस पर्टिकुलर नंबर के थ्रू, ठीक है। अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या बोला है, जो गोल्ड की ज्वेलरी है और गोल्ड के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी सामान बनता है गोल्ड का, उसमें HUID नंबर होना ही होना चाहिए। अगर वो HUID नंबर नहीं हुआ तो इस तरह के जो गोल्ड की चीज़ें हैं वो सारी की सारी को बैन कर दिया जाएगा पूरे के पूरे इंडिया में 1 अप्रैल के बाद। तो HUID नंबर क्या है, वो गोल्ड से रिलेटेड है, ठीक है। और ये 6 डिजिट का नंबर है और ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब 1 to ABCD से A से लेके Z तक और 0 से लेके 9 तक इसमें नंबर होंगे और और ये जो ये ABCD करके होते हैं, ठीक है, इस तरह का एक कोड आएगा। सपोज करो 1A 8B C एंड 9 इस तरह का कोड हो गया, तो इसी तरह का ये कोड होगा अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। So which country has claimed to have discovered around 8.5 million metric tons of lithium ore? ठीक है। अभी क्या किया है, जो ईरान है उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि हमें 8.5 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो क्या मिला है, लिथियम मिला है। अब लिथियम क्या है, लोग इतने लिथियम के पीछे क्यों पड़े हैं? आजकल क्या पता है आप, आजकल जो है लिथियम है इसको हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, ये वाइट का कलर का होता है, ठीक है। इससे बहुत सारी, आपको पता है कि आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसकी बन रही हैं, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बन रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें आएगी कहाँ से, उसमें आएगी बैटरीज से, और जो ये बैटरीज है ना ये बनती है लिथियम से, ठीक है। क्योंकि लिथियम हल्का होता है, ठीक है। गाड़ी में अगर हल्की बैटरीज हो, हल्की बैटरी मतलब कि जितनी ज़्यादा हल्की बैटरीज हो उतना अच्छा है, और इनमें जो चार्जिंग कैपेसिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तभी लिथियम इतना पॉपुलर है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। अभी J&K में भी, जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा है वहाँ पे भी क्या मिला है, ये लिथियम मिला है। तो ईरान ने ये क्लेम किया है कि उनको लिथियम के डिपॉजिट मिले हैं, उनका जो वेस्टर्न प्रोविंस है हमेडान वहाँ पे मिला है, ठीक है। 8.5 मीट्रिक टन जो इनको ये मिला है, ठीक है। तो लिथियम सॉफ्ट होता है, सिल्वर वाइट मेटल होता है, इसको हम वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव और फ्लेमेबल होता है, ठीक है। और इसको स्टोर करने के लिए हम मिनरल ऑयल में या किसी और लिक्विड में इसको रखते हैं। और ये रिचार्जेबल जो बैटरीज़ हैं जो फिर से रिचार्ज होती है, आपके मोबाइल फ़ोन्स की बैटरीज़, स्कूटी की बैटरीज़, और जो सोलर सिस्टम होता है उनकी बैटरीज़, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उन सब की बैटरीज जो है वो लिथियम से बनती है। So her payment digital is a mission started by, that is C, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हर पेमेंट डिजिटल मतलब कि जो भी पेमेंट होगी वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल यूज़ करें। मतलब कि जिस तरह से आप शॉप पे जाते हो, सपोज़ आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, तो RBI ये नहीं चाहता कि आप उनको कैश दो, RBI ये चाहता है कि आप उसको डिजिटल पे करो, बाय गूगल पे, ठीक है, बाय QR कोड्स, तो इस तरह से करो। तो RBI क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, जो शक्तिकांत दास है हमारे RBI के गवर्नर हैं, उन्होंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डिजिटल पेमेंट है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि डिजिटल पेमेंट एक तरह से सिक्योर भी होती है, ठीक है। और अभी भी क्या था, अभी डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक भी मना रहे थे, तो इसमें उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया है कि हर पेमेंट, जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया के, ठीक है, सभी को ये बोला है कि जितने भी इंडिया के लोग हैं उनको ये बोला है कि सारी की सारी आपकी जो पेमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो, ताकि हम डिजिटल इंडिया की तरफ अपने मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गति से हम अपनी डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ाएँ। तो हर पेमेंट डिजिटल इज स्टार्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज 13th CM ऑफ त्रिपुरा, 13वें जो चीफ मिनिस्टर है त्रिपुरा के, वो किसको अपॉइंट किया गया है, आंसर इज C, दैट इज़ मानिक शाह। ये है मानिक शाह, ठीक है। ये त्रिपुरा के जो है वो 13वें CM बन गए हैं। और नेफ्यू रियो, ठीक है, ये जो नेफ्यू रियो है ये बने हैं नागालैंड के न्यू चीफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे एक गठबंधन की सरकार बनी है नागालैंड में, ठीक है। तो नेफ्यू रियो उसके क्या बने हैं, CM बने हैं। तो ये 5वीं बार जो है वो CM बन गए हैं नागालैंड के। तो आपने अभी याद रखना है कि जो त्रिपुरा के बने हैं CM वो बने हैं मानिक शाह, और नागालैंड के बने हैं नेफ्यू रियो, ठीक है। तो मानिक शाह टुक द ओथ 13th CM, ठीक है, 13वें CM बने हैं ये, और दूसरी बार
ठीक है। ये दूसरी बार सीएम बने हैं और ये 5वीं बार सीएम बने हैं, ठीक है। तो गवर्नर कौन है त्रिपुरा के, दैट इज सत्यदेव नारायण आर्य। उन्होंने इनको ओथ दिलवाई है सीएम को, और इसके साथ साथ इनके 8 जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी क्या दिलवाई है, ओथ दिलवाई है, दी है किसने, सत्यदेव नारायण आर्य जो कि गवर्नर है त्रिपुरा के, ठीक है। अब बात करते हैं नागालैंड की। तो नेफ्यू रियो हैज़ बीन स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द 5th टाइम, 5वीं बार ये सीएम बने हैं कहाँ के, नागालैंड के। और वहाँ के गवर्नर कौन है, ला गणेशन जी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी स्टेट का अगर कोई सीएम बनता है और सीएम अपने जो मिनिस्टर चूज़ करता है उन सब को जो, ठीक है, उन सब को जो ओथ प्रोवाइड करेगा वो करेगा उस स्टेट का गवर्नर, ठीक है। तो आपको खुद यह पता होना चाहिए नागालैंड के जो गवर्नर है वो ला गणेशन। तो नेफ्यू रियो ऑब्वियस ही बात है ला गणेशन जी इनको क्या करेंगे, जो ओथ है वो देंगे, ठीक है। तदियू रंगांकू जलाएंग एंड यथुंगू पाटोन, ठीक है, ये बीजेपी के हैं, ठीक है। इनको क्या क्या दिया गया है, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है मेघालय इन शिलोंग में, ठीक है। अब त्रिपुरा की कैपिटल कहाँ पे है, अगरतला। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। नागालैंड के गवर्नर कौन है, ला गणेशन। हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज मेघालय चीफ मिनिस्टर फॉर द 2nd टर्म, दूसरी बार इनको सीएम बनाया है, उनका नाम है कोनराड सिंगमा, ठीक है। कोनराड कोंकल सिंगमा हैज़ बीन स्वर्न इन एज द मेघालय चीफ मिनिस्टर। तो ये तीनों चीफ मिनिस्टर का नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बार ये सीएम बने हैं, ठीक है। और ये नेशनल पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है। नेशनल पीपल्स पार्टी की जो सरकार है वो बनी है मेघालय में, ठीक है। और उन्होंने किसको हराया है, उन्होंने हराया था बीजेपी के जो एमएलए है पार्टी बीजेपी के जो हैं बर्नार्ड एम मराक, उनको इन्होंने हराया, ठीक है। और गवर्नर जो यहाँ के गवर्नर है मेघालय के, उनका नाम है फागू चौहान। ये तीनों पता होने चाहिए आपको, सीएम भी एंड गवर्नर भी तीनों स्टेट के, ठीक है। तो फागू चौहान यहाँ के गवर्नर है, तो ऑब्वियस ही बात है फागू चौहान ने ही इनको ओथ दिलवाई होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रेस्टोन तेसोंग है एंड एस धार है, ठीक है, ये जो है यहाँ के क्या बने हैं, मिनिस्टर्स बने हैं कहाँ के, मेघालय के। अब मेघालय के बारे में जानते हैं। जो इसकी कैपिटल है वो है शिलोंग में। चीफ मिनिस्टर है कोनराड कोंकल संगमा, ठीक है। गवर्नर कौन है, फागू चौहान। सतीश कौशिक passes away at 67. He was an, that is a एक्टर डायरेक्टर। तो इनका नाम आपको पता ही होगा, सतीश कौशिक जी बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्टर हैं, डायरेक्टर है, कॉमेडियन है, ठीक है। इनकी अभी आज पिछले कल सुबह 9 मार्च को इनकी क्या हो गई थी, हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी, ठीक है। वेटरन एक्टर राइटर भी है, ये डायरेक्टर भी है सतीश कौशिक। ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67 और इनका जन्म 1965 में हरियाणा में हुआ था, ठीक है। और ये एनएसटी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वहाँ के एलुमिनी हैं, वहाँ से पढ़े हैं, और FTII में भी ये पढ़े हैं। एंड स्टार्टेड हिज फिल्म कैरियर इन 1980s, ठीक है। ये इंडियन एक्टर, कॉमेडियन, स्क्रीन राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, ठीक है। और हिंदी बॉलीवुड में आने से पहले ये थिएटर में काम किया करते थे, ठीक है। उनके डायरेक्शन में कौन कौन सी मूवी बनी है, जैसे रूप की रानी, चोरों का राजा, ठीक है, प्रेम, ठीक है, बोथ फॉर डिजास्टर, बट ही गॉट हिज बिग हिट, ठीक है। एज ए डायरेक्टर इन्होंने किया है हम आपके दिल में रहते हैं एंड ऑल्सो तेरे संग, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है जिनमें इन्होंने काम किया है एज ए डायरेक्टर एंड एज ए कॉमेडियन, एज ए एक्टर, ठीक है। तो एक सुपर हीरो फिल्म थी मिस्टर इंडिया, उसमें भी ये थे एज ए पप्पू पगर, ठीक है। दीवाना मस्ताना 1997 में, उसमें चन्नू अहमद इनका नाम था। ब्रिटिश फिल्म थी इनकी ब्रिक लेन, ठीक है। तो जो कि डायरेक्टेड बाय सरा गैवोन, तो इन्होंने इनमें काम किया था। तो सतीश कौशिक जी को फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिला था 1990 में फॉर राम लखन, एंड 1997 में उनको साजन चले ससुराल के लिए भी फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड जो है वो मिला था। द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है कटलास एक्सप्रेस 2023 IMX CE 23 इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द दैट इज़ ए गल्फ रीजन। जो हमारे पास इंडियन ओशन है
ठीक है। गल्फ़ रीजन ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ आ जाती हैं, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे समुद्र है, ठीक है। तो इसमें इसको बोलते हैं हम गल्फ़ रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये एक्सरसाइज हो रही है, और ये मल्टीनेशनल जो है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसमें 50 नेशन 50 इसमें कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है, और इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसीज़ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ताकि वो अपने अपने एरिया से ताकि वो क्या कर सकें, जितनी भी इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसीज़ हैं और जितने भी और देशों की जो नेवीज़ हैं उनसे वो कुछ सीख सकें और अपने एरिया को बचा सकें। तो आपने याद रखना है, जो INS त्रिकांत है, ठीक है, त्रिकांत, ये इसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है कुटलस एक्सप्रेस 2023, उसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था। तो आपने याद रखना है, इंडियन नेवल शिप त्रिकांत ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। इट इज़ सेकेंड एक्सरसाइज विद द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, और इंडियन नेवी की ये पहली, ठीक है, IMX पार्टिसिपेशन है, और सेकंड टाइम जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज है वो सेकंड टाइम इस तरह की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन कर रही है, ठीक है। तो इन द ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका है ना, ये आपको पता है, ये आपका इंडिया है, ठीक है। फिर से बनाता हूँ, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया के साथ यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, यहाँ पे गल्फ़ कंट्रीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो ईस्ट अफ्रीकन कोस्टल रीजन, ये कोस्टल रीजन ये वाला, वेस्ट इंडियन ओशन, ठीक है, ये वाला, तो यह इसको बोलते हैं हम गल्फ़ रीजन। तो यहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज हो रही है। हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू कमांड अ फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स में पहली वीमेन ऑफिसर कौन बनी है जो कि कमांड करेगी फाइटर यूनिट को, उनका नाम है बी शैलजा धामी। तो शैलजा धामी आपने नाम याद रखना है, ये पहली बनी है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है जो कि कमांड करेगी, किसको कमांड करेगी, फाइटर यूनिट को, किसकी, इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है। तो इनका नाम है शैलजा धामी, ठीक है। सो शैलजा धामी विल टेक ओवर द कमांड ऑफ द मिसाइल स्क्वाड्रन इन द वेस्टर्न सेक्टर, ठीक है। MS धामी हैज़ बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन ऑफिसर टू अचीव दिस, ठीक है। धामी 2003 में ये पायलट बनी थी हेलीकॉप्टर की, ठीक है। और धामी इस तरह से जो धामी बनी है वो सेकंड डिप्लॉयमेंट आफ्टर कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। जो कैप्टन शिवा चौहान है उनको कमांड दिया गया था, ठीक है। जो ये कैप्टन शिवा चौहान है ना, इनको कमांड दी गई थी किसकी, इंडियन आर्मी की, ठीक है। इंडियन आर्मी का जो फायर एंड फरी कॉप्स है उनकी इनको कमांड दी गई थी। और जो धामी है ये इंडियन एयरफोर्स की है, ठीक है, पहली वीमेन है इंडियन एयरफोर्स की, और हमारी डिफेंस की ये दूसरी है, ठीक है, दूसरी है, पहली कौन है, शिवा चौहान। तो धामी, उनको क्या बनाया गया है, कमांड ऑफ ए फाइटर यूनिट इन इंडियन एयर फोर्स। अब शिवा चौहान अब शिवा चौहान के बारे में और बात करते हैं। शिवा चौहान इज़ करेंटली द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली पोस्टेड इन सियाचिन। आपने इनका भी नाम याद रखना है। तो पहली ऐसी वीमेन ऑफिसर्स हैं जिनको सियाचिन में पोस्ट किया गया है, ठीक है। मेजर अभिलाषा बराक हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज ए कॉम्बैट एविएटर आफ्टर कंप्लीटिंग हर ट्रेनिंग। तो ये भी आपने याद रखना है, इन तीनों के नाम आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब इंडियन एयरफोर्स के बारे में जानते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे इनका, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये चौथी इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स है, फोर्थ लार्जेस्ट फोर्स है इन द वर्ल्ड, ठीक है, एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। मोटो क्या है, टचिंग द स्काई विद द ग्लोरी, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया था मोटो, 11th चैप्टर ऑफ भगवद गीता से ये जो है ये मोटो लिया गया है। अब चीफ ऑफ एयर स्टाफ दैट इज़ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी हैं। बाहुबली, the world's first 200 meter long bamboo crash barrier has been installed in which state? That is B, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का एक रोड है जिसका नाम है वानी वरोरा हाईवे इन विदर्भ, जो कि महाराष्ट्र में है। वहाँ पे बाहुबली नाम का वर्ल्ड का सबसे पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर, बम्बू मतलब बांस का बना हुआ क्रैश बैरियर जो है वो इंस्टॉल किया है रोड के साथ, ठीक है। तो बम्बू क्रैश बैरियर क्या होता है, ये रोड है, रोड के साथ जो ये क्रैश बैरियर जैसा लगा होता है ना, ताकि गाड़ियाँ यहाँ से टकरा के अगर एक्सीडेंट हो तो नीचे ना जाए, नीचे खाइयों में ना जाए, ठीक है, ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट ना हो। तो इसके लिए क्या इम्प्लीमेंट किया होता है, इस तरह का ये क्रैश बैरियर जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। जो ये क्रैश बैरियर होता है ना, ये या फिर एल्यूमिनियम का होता है या फिर स्टील का होता है और या फिर ये लोहे का बना होता है, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, वो इको फ्रेंडली भी नहीं है।
ठीक है। तो उसकी जगह पे हमने क्या यूज़ किया है, उसकी जगह पे हमने बम्बू के ट्री, बम्बू जो बांस के पेड़ होते हैं उसका जो हमने ये बैरियर जो है वो बनाया है, जो कि इको फ्रेंडली भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, लेस कॉस्टली भी है और ये प्रोटेक्शन भी देगा एक्सीडेंट से। ठीक है। तो ये कहाँ पे बनाया है, वानी वरोरा हाईवे जो विदर्भ में है, महाराष्ट्र में है, वहाँ पे इसको बनाया गया है। ठीक है। और हाइयर रिसाइकल, और इनकी क्या होती है, हाइयर रिसाइकल वैल्यूज़ होती है, हम इसको फिर से किसी और काम में भी लगा सकते हैं। ठीक है। बम्बूसा बाल्कोआ, बम्बू इज ट्रीटेड विद सेरेसोटे ऑयल। ठीक है। सेरेसोटे ऑयल एंड कोटेड विद रिसाइकल्ड हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन से इसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि इसमें क्या हो, पानी का इफेक्ट ज़्यादा ना हो। ठीक है। और जो क्लाइमेट के इफ़ेक्ट्स होते हैं, हीट का इफेक्ट होता है, पानी का इफेक्ट होता है, मॉइस्चर का इफेक्ट होता है, उसको कम से कम किया जा सके, इसके लिए इसको कोटेड, इसमें इसके ऊपर कोटिंग की जाती है सेरेसोइट ऑयल की और रिसाइकल्ड हाई डेंसिटी पॉली इथाइलिन की। ठीक है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, लेस कॉस्टली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से हम अपनी क्रैश बैरियर बना सकते हैं। ठीक है। जो कि आत्मनिर्भर भारत की और हमारा एक और कदम होगा। सो विच कंट्री हैज़ प्रपोज टू क्रिएट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है। बिग कैट कौन सी होती है, लायंस, टाइगर, चीता। ठीक है। उनको बचाने के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो बनाने का प्रपोजल किसने दिया है, इंडिया ने ये प्रपोजल रखा है। ठीक है। कि हम क्या बनाएंगे, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाएंगे, IBCA। क्यों बनाएंगे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इनकी संख्या जो है ना दिन ब दिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जो बिग कैट्स होती है, बड़ी बिल्लियाँ होती हैं, इनको बड़ी बिल्लियाँ बोलते हैं, बिग कैट्स बोलते हैं, जैसे टाइगर होते हैं, लायंस होते हैं, चीता होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे इन चीज़ों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग अलायंस जो है वो तैयार की जाएगी, ये इंडिया ने बोला है। इसके अंदर कितनी होगी, इसके अंदर 97 कंट्रीज़ होंगी और कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। ठीक है। जो आपस में मिलके एक तरह से फंड जुटाएंगे, एक तरह के क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स एंड लॉज जो ये बिग कैट्स हैं, टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड्स, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, इनको बचाया जाएगा, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इंडिया ने कमिट किया है कि हम $100 मिलियन जो है 5 सालों के लिए देंगे, अगर IBCA जब बनेगा। IBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जब बनेगी तब हम उनको $100 मिलियन जो है देंगे 5 सालों के लिए। इस तरह से हम एनिमल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। जो ये ICB होगा, इसमें 97 कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशन होगी, उनकी एक जनरल असेंबली भी होगी और एक काउंसिल भी होगी जहाँ पे लॉज बनेंगे। Who became the first women officer to command a field workshop। ठीक है। फील्ड वर्कशॉप मतलब कि आपको पता है कि जो हमारे आर्मीज़ होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एक इंजीनियरिंग विंग होता है। ठीक है। उनकी अपनी एक फील्ड वर्कशॉप्स होती हैं। ठीक है। उसको कमांड करने वाली पहली वीमेन ऑफिसर कौन बनी है, जो कि कमांड करेगी फील्ड वर्कशॉप को, इंजीनियरिंग वाली को। ठीक है। वो है गीता राणा। तो आपने याद रखना है, गीता राणा ऑफ इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो। ठीक है। वो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में वो काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में। तो गीता राणा को क्या बनाया है, इनका कमांडर बनाया है। इनको ये कमांड करेगी, किसको, फील्ड वर्कशॉप को, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर की, जो कि इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी है। ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमें चाहिए वीमेंस की इन डिफेंस। तो इसके लिए हम बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स जो है वो कर रहे हैं, और जो वीमेंस हैं, वीमेंस की पार्टिसिपेशन को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और इनको बड़ी बड़ी पोस्टों में जो है हमने लाना है। ये हमारा मेन मोटो है। ठीक है। अभी आपने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी, शैलजा धामी फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू कमांड अ फाइटर यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स, और शिवा चौहान फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली पोस्टेड इन सियाचिन। तो ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये गीता राणा वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वीमेन ऑफिसर टू कमांड अ फील्ड वर्कशॉप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स इन इंडियन आर्मी कौन बनी है, दैट इज़ गीता राणा। United States hands over NISAR satellites to, that is D, इसका D है, that is ISRO। ठीक है। ISRO प्लस नासा ने मिलके क्या बनाया है, निसार सैटेलाइट बनाया है। ठीक है। निसार एक सैटेलाइट है जिसका नाम है सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है।
एन से नासा, आई से इसरो, एस से आर से सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिसीव किया है, नासा और इसरो ने जिसको बनाया है दैट इज़ निसार। ठीक है, तो यूएस की स्पेस एजेंसी नासा है, उन्होंने ये डिलीवर किया है किसको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। यूनाइटेड स्टेट जो एयरफोर्स है उनका C-17 एयरक्राफ्ट के अंदर ये सैटेलाइट जो है लाई गई इंडिया में, दैट इज़ बेंगलुरु में इसको लाया गया, जिसका नाम है निसार, नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, जो निसार है इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस करेंगे। ठीक है, और ये जॉइंटली डेवलप किया है नासा और इसरो दोनों ने। ठीक है, निसार में जो हम फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करते हैं वो L&S फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करते हैं, आपने याद रखना है L&S। ठीक है, और ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, और इस रेडार के थ्रू क्या होती है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होती है। इसके थ्रू हम एक रेडियो सिग्नल भेजते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, किसी को एनालाइज़ करना हो ना, किसी चीज़ को एनालाइज़ करना, सपोज़ ये चीज़ है, हमने इसको एनालाइज़ करना है। ठीक है, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ से रेडियो वेव भेजेंगे, इस पर स्ट्राइक करेंगे, इससे ये वापस आएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके, तो यहाँ पे हमारे पास रिसीवर होगा, जो ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी ना, इसके थ्रू हम जो ये पर्टिकुलर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा इसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, अपने रिसीवर में प्राप्त हो जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं हम रेडार। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी होती है। तो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है, इसके थ्रू हम देखेंगे एग्रीकल्चर मैपिंग। अगर पूरे की पूरी इंडिया में हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर की किसकी ज़मीन कितनी है उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कौन सी एग्रीकल्चर में सूखा है, कौन से एग्रीकल्चर में पानी की कमी है, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स कितने आने वाले हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ कौन कौन से हैं, ये सारा का सारा बताएगा निसार सैटेलाइट। ठीक है, तो इसमें जो मैनेज नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, जैसे बहुत सारा गर्मी हो जाना, पानी की कमी होना, एनेबल फास्टर रिस्पॉन्स टाइम एंड बेटर रिस्क असेसमेंट। ठीक है, मतलब कि कब कब ये आ रहे हैं अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिक इरप्शन हमारी इंडिया में कब कब आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैनेज की जाएंगी थ्रू निसार। और एग्रीकल्चर में भी इसका काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ये सहायता प्रदान करेगा इंडिया को। तो जो ये निसार है ये 2024 में हम इसको लॉन्च करेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये नियर पोलर ऑर्बिट, अर्थ का जो नियर पोलर ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, वहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, वहाँ के लिए इसको छोड़ेंगे 2024 में। तो निसार किसने बनाया है, इसरो एंड नासा ने मिलके बनाया है। Who has been appointed as the new PM of Qatar? तो कतर के न्यू PM कौन बने हैं, दैट इज़ शेख मोहम्मद। ठीक है, जो कतर के अमीर हैं, जो एक तरह के राजा टाइप होते हैं अमीर, उनका नाम है शेख तमीम बिन हमद अल थानी। ठीक है, तो उन्होंने अपॉइंट किया है, जो इनके फॉरेन मिनिस्टर थे उनको इन्होंने अपॉइंट किया है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ठीक है, जो ये इनको क्या बना दिया है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है किसका, कतर का। अभी कैपिटल कौन सी है कतर की, दोहा। करेंसी क्या है, कतरी रियाल। एंड अमीर ऑफ कतर दैट इज़ शेख तमीम बिन हमद अल थानी। अभी आपको पता है कि 2022 में यहाँ पे फीफा का वर्ल्ड कप भी हुआ था, वो किसने जीता था, अर्जेंटीना ने इसको जीता था। ठीक है, फाइनल में किसको हराया था इन्होंने, ब्राज़ील को फाइनल में हराया था। तो ये चीज़ें भी आपने, सॉरी ब्राज़ील नहीं, फ्रांस को इन्होंने फाइनल में हराया था। फ्रांस और अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचे थे, फ्रांस फाइनल में हार गया था, अर्जेंटीना इसमें जीत गया था। ठीक है, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो कि कहाँ पे हुआ था, कतर में हुआ था। सेवलॉन इंडिया अपॉइंट सचिन तेंदुलकर, सॉरी यहाँ पे मैंने डैश भरना था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सेवलॉन इंडिया अपॉइंट्स डैश एज वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर फॉर द स्वस्थ इंडिया मिशन दैट इज सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को उन्होंने क्या बनाया है, फर्स्ट वर्ल्ड के पहले हैंड एम्बेसडर। हैंड एम्बेसडर क्यों बनाया है, आपको पता है कि जो सेवलॉन है, सेवलॉन एक तरह का क्या है, सोप है। ठीक है, हैंड वॉश भी है। वो क्या करता है, अपने हाथों को साफ़ करने के लिए जो है इन्होंने हैंड वॉश वगैरह बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हैंड एम्बेसडर मतलब कि ये क्या देंगे, ये एक तरह का लोगों को क्या देंगे, एक तरह का संदेश देंगे कि आपने अपने हाथों को साफ़ रखना है,
ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हाइजीन सुधर जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है, हमारी पेट की जो बीमारियां होती है वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, जैसे हमारे हाथ होते हैं, हाथ हम हर कहीं लगा देते हैं तो उसमें बैक्टीरियाज या वायरस, जो भी बैक्टीरियाज या जीवाणु कीटाणु जो आ जाते हैं वो हाथों में आ जाते हैं। अगर हम उनको हैंड वॉश ना करें और वैसे ही हम खाना वगैरह खाएं या मुंह में लगाएं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे जो बैक्टीरियाज कीटाणु है मुंह में चले जाएंगे और पेट में चले जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इसी के लिए सेवलॉन इंडिया ने क्या किया है, एक स्वस्थ इंडिया मिशन के थ्रू इन्होंने क्या किया है, ये अभियान चलाया है कि हमने क्या करना है, अपने हैंड वॉश को, अपने हैंड को प्रॉपरली वॉश करना है बाय यूजिंग द सेवलॉन। सेवलॉन क्या है, इनका हैंड वॉश है। ठीक है, और इसके एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है इन्होंने, दैट इज़ सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं और कुछ एम्बेसडर्स हैं जो कि बनाए गए हैं इसी साल, लाइक अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया की एम्बेसडर बनी है, दीपिका पादुकोण अमेरिकन फर्नीचर रिटेल पोट्री बार्न की एम्बेसडर बनी है, विराट कोहली वीरेबल मार्च वैच लीडर नॉइज़ के एम्बेसडर बने हैं, प्रसून जोशी उत्तराखंड स्टेट के एम्बेसडर हैं, आयुष्मान खुराना यूनिसेफ नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट के एम्बेसडर हैं, यास्तिका भाटिया रेणुका सिंह ह्यूंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड की क्या बनी है, एम्बेसडर बनी है, हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया की एम्बेसडर बनी है, निकत जरीन एनएमडीसी की जो एक नेशनल माइनर कंपनी है उसकी क्या बनी है, एम्बेसडर बनी है, समृति मंदाना हर्ब लाइफ न्यूट्रिशन की एम्बेसडर बनी है, और सौरभ गांगुली जहान बंधान एंड वाहन ट्रस्ट कैंपेन दैट इज़ बंधन बैंक के क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो सेवलॉन इंडिया ने पहला, वर्ल्ड के पहले हैंड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, दैट इज़ सचिन तेंदुलकर को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसके लिए, स्वस्थ इंडिया मिशन के लिए। 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस बिगिनस इन दैट इज़ ए गोवा। सो गोवा में हमारी 23rd कॉमनवेल्थ की जो लॉ कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसमें हमारे पास 500 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम 52 डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, कहाँ पे हो रही है, गोवा, आपने याद रखना है गोवा में हो रही है। ठीक है, तो ये पाँच दिन की कॉन्फ्रेंस होगी, 5 से लेके 9 मार्च तक हुई है। ठीक है, तो इसमें यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस जो किरण रिजिजू है वो भी वहाँ पे थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा दैट इज डॉक्टर प्रमोद सावंत भी वहाँ पे थे। ठीक है, गोवा के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई भी वहीं पे थे। अभी बात करेंगे 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स की। ठीक है, जो कि 2022 में हुई थी बर्मिंघम इंग्लैंड में। उसमें जो पहला रैंक आया था वो किसका आया था, ऑस्ट्रेलिया का 67 गोल्ड के साथ। दूसरा नंबर इंग्लैंड के आया था 57 के साथ। थर्ड रैंक आया था कनाडा का 26 गोल्ड के साथ। और फोर्थ रैंक आया था इंडिया का दैट इज़ 22 गोल्ड। ठीक है, 16 सिल्वर एंड 23 क्या थे, हमारे ब्रॉन्ज थे। और टोटल हमने 61 जो है वो क्या किए हैं, मेडल हमने लाए हैं। किसमें, बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है 2022 में, उसमें। तो आपने ये डाटा भी याद रखना है। वो वन 2023 लॉरेट ऑफ द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज़। ठीक है, जो ये प्रिट्जर अवार्ड होता है ना, ये होता है आर्किटेक्चर के लिए, ये अवार्ड दिया जाता है। इसको हम आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज़ भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा आर्किटेक्चर में जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है इंटरनेशनली, उसका नाम है प्रिट्जकर अवार्ड। ठीक है, तो ये जो प्रिट्जकर अवार्ड है ये इस तरह के लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर डिज़ाइन बनाए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स या कुछ भी कंस्ट्रक्शन किया है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये मिला है डेविड एलन चिपरफील्ड को। ठीक है, डेविड एलन DA चिपरफील्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये सिविक आर्किटेक्ट है, अर्बन प्लानर है एंड एक्टिविस्ट भी है। इनका नाम है सर डेविड एलन चिपरफील्ड। ठीक है, हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द 2023 लॉरेट ऑफ द प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। और ये जो अवार्ड दिया जाता है ना, ये हमने जो आर्किटेक्चर की फील्ड में जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हो, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हो, बहुत ही अच्छी अच्छी क्या बनाए हो, रेजिडेंस बनाए हो, अर्बन मास्टर प्लानिंग की हो, तो उन लोगों को ये अवार्ड जो है वो मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज़ भी बोलते हैं। तो ये चिपरफील्ड है, इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, 40 सालों तक इन्होंने काम किया है और इन्होंने 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में काम किया है, लाइक सिविक कल्चर
कल्चरल एकेडमिक बिल्डिंग्स, रेजिडेंसीज एंड अर्बन मास्टर प्लानिंग की है। कहाँ पे? एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाले देशों में इन्होंने ये सारा का सारा काम जो है किया है। अभी 2022 में जो है फ्रांसिस कैरे को मिला था ये वाला अवार्ड, तो ये नाम भी आपने याद रखना है क्योंकि जो फ्रांसिस कैरे है ना वो फर्स्ट ब्लैक पर्सन बने थे, फर्स्ट अफ्रीकन बने थे जिनको ये अवार्ड जो है मिला था 2022 में। ठीक है, 2021 में मिला था सॉ एने लोकेटोन को एंड जीन फिलिपे वेसल को ये अवार्ड मिला था 2021 में। ठीक है, जो ये प्रिट्जकर अवार्ड है ये कौन देता है? ये देती है हयात फाउंडेशन, जो कि सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया था इसको देना 1979 से। तो आपने याद रखना है जो लॉरेट प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ मिला है इस बार का, वो मिला है डेविड एलन चिपरफील्ड को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।